अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। आज के शो का आगाज़ करेंगे। वीकेंड का आगाज़ भी हुआ, मौसम खासा खुशगवार है, तो यकीनन मैं उम्मीद करती हूं कि कराची वालों का जो वीकेंड है इस दफ़ा वो भी बहुत खुशगवार, बहुत अच्छा, बहुत यादगार गुजरेगा। तो अपनी फैमिलीज़ के साथ जाएँ, इंजॉय करें। बीचेस पे भी जा सकते हैं। अगर पाबंदी अभी पूछती हूँ कि लगी हुई है या उठा दी गई है, क्योंकि पाबंदी अभी तक हमें लगता है कि बरकरार है, क्योंकि बारिश के बाद जब वो बहुत ज़्यादा समंदर में तगयानी भी आ जाती है। इससे पहले भी यही अलर्ट जारी किए जा रहे थे कि बहुत ज़्यादा समंदर की जो लहरें हैं वो ऊंची हैं। बहरहाल बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं घूमने फिरने जाने के लिए। आप खाने पीने जा सकते हैं, मुख्तलिफ पार्क्स का रुख कर सकते हैं, अपनी फैमिलीज़ में एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर कर सकते हैं। कुछ ना करें तो जी आप किसी घर के बाहर पार्क पर, घर पे, छत पे बैठ जाएं तो ही मौसम एक कॉफ़ी का कप एंजॉय करें, चाय का कप लें। और जैसे हमने कल आपको दिखाया कि मज़े मज़े के जो पकवान हैं वो तैयार कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से जो है ना वो बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन हो जाता है और आपका जो वीकेंड है वो आपका खुशगवार गुजरता है। क्योंकि क्या करना है, अच्छा टाइम स्पेंड करना है, क्वालिटी टाइम गुजारना है, तो ये है असल काम जो कि हम कहते हैं कि ज़रूर कीजिए। तो इसी बात के साथ आज की जो कहानी है उस पर भी नज़र डाल लेते हैं कि आज की कहानी में क्या सबक छुपा है और हम इससे क्या सीखेंगे। तो एक गांव में एक जो था माली वो रहता था, जो अपने बागीचे में पौधा लगा रहा था। इसी वक्त उसने जो है ना वो वहाँ का जो बादशाह है वो भेस बदल कर लोगों का हाल जानने के लिए निकला हुआ था। बादशाह ने माली को दिलो जान से पौधा लगाते हुए देखा और हालांकि वो काफ़ी बूढ़ा था, फिर वो बहुत मेहनत भी कर रहा था। ये देखकर बादशाह को बहुत हैरानी हुई। दिल ही दिल में बादशाह सोचने लगा कि ये पौधा कब बड़ा होगा, कभी ये फल देगा, कब ये फल जाकर जो है वो जब ये देगा तब तक माली ज़िंदा रहेगा नहीं रहेगा। बादशाह माली के पास पहुंचा और उनसे पूछा कि तुम किस चीज़ का दरख्त लगा रहे हो। माली ने जवाब दिया, नारियल का दरख्त। बादशाह ने पूछा, इसमें फल कब तक लगेंगे? माली ने कहा कि 15 साल बाद। बादशाह ने फिर पूछा, क्या तुम इतने दिनों तक ज़िंदा रह पाओगे? माली ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, लेकिन मेरे बेटे, बेटियां और पोते सभी तो ये फल खा सकेंगे। माली ने मज़ीद कहा कि जो दरख्त हम लगाते हैं वो हमें धूप और गर्मी से बचाते हैं, उनके लगाने से गर्मी कम हो जाती है, हम जितने ज़्यादा हों दरख्त लगाने चाहिए। वो देखो, वो जो अखरोट का दरख्त है ना वो मेरे दादाजी ने लगाया था। बादशाह दिली दिल में सारी बातें सुनकर बहुत खुश हुआ, वापस चला गया। अगले दिन बादशाह ने माली को दरबार में बुलाया और ढेर सारे इनामात से नवाजा। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है कि ना सिर्फ ये कि एक तो हम दरख्त लगाएं और जो है अपने माहौल को माहौल दोस्त बनाएं, दूसरी बात ये कि हम अपने साथ साथ दूसरों की भलाई का सोचें, आगे आने वाली नस्लों का सोचें कि आज जो भी हम करेंगे उसका फ़ायदा हमारे बच्चों को होगा, हमारी नेशन को होगा, हमारी कौम को होगा, हमारी नस्लों को होगा। तो हम देखेंगे कि मैं बार बार कहती हूँ ना कि हम हमेशा अपने शॉर्ट टर्म गोल सेट करते हैं, हमें लॉन्ग टर्म गोल सेट करने चाहिए कि हम खुद भी उसका जो है वो फ़ायदा उठा सकें और ना भी उठा सकें तो जो आने वाली जनरेशन हैं, जो आने वाले लोग हैं वो भी उससे मुस्तफ़ीद हो सकें और आपकी तरफ से कार्य खैर भी जारी रहे। तो आज की छोटी सी कहानी में छुपा बड़ा सा सबक जो आज हमने देखी भी। अपने मेहमानों को वेलकम भी करते हैं साथ ही शो में। मेरे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे आज शो में महराज अख्तर साहब और जावेद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे दोनों? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक। वालेकुम सलाम। ऑल गुड? जी ऑल गुड। ऑल गुड। तो सीज़न के हिसाब से आपने बड़े कोई अच्छे कलर्स का इंतखाब किया जावेद भाई। ये मैं आपको बताऊँ, ये मैं बता रहा था कि लाइट गई हुई थी रात से। हाँ, लाइट नहीं थी। ये बस एक ऐसी टी शर्ट मुझे नज़र आई हैंगर में लटकी जो इस्त्री करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं कहा बस यही पहन लो। लेकिन अच्छा है, मतलब अकॉर्डिंग टू द वेदर बहुत अच्छा वाइब्रेंट। तो मैं शर्ट में कोशिश करते हैं एक दो शर्ट ऐसी जो बगैर इस्त्री के काम फ़ौरन चल जाए। वो आसान रहता है घर में जल्दी से निकलने के लिए। मैं भी उस वाली पार्टी में हो गई। एक दो कपड़े ज़रूर ऐसे होने चाहिए जो बगैर इस्त्री के बंदा फट से पहने, क्योंकि इस्त्री में जो है ना फिर आपको मैं जब भी कराची में रहते हुए ऐसे फैब्रिक का इस्तेमाल ज़रूरी है। शर्ट भी मैं जब भी खरीद रहा होता हूँ ये पूछता हूँ इजी आयरन है कि नहीं, या देखता हूँ। कॉटन वाले मैं कहा यार फंस जाएंगे, इस्त्री करना ज़्यादा टाइम लगेगा, बिजली भी खर्च होगी, टाइम भी लगेगा और फिर दोबारा वही का वही हो जाता है। जैसे कॉटन फैब्रिक में तो आप जितनी भी आयरन कर लें तो वो। महराज भाई, आपके कपड़े कौन आयरन करता है? खुद करते हैं, बेगम करते हैं, बच्चे करते हैं? कभी बेगम कभी बेटी। तो वो एक दो मेरे एक्स्ट्रा रखते हैं कभी, क्योंकि लाइट वाइट कभी चली जाए। वैसे अल्लाह का शुक्र है हमारी तरफ लाइट कम जाती है, लेकिन ये कि अगर बारिश में तो भैया क्या सूरत है। वैसे कल मैंने देखा इतनी एक्स्ट्रा लाइट नहीं गई, शहर में टिप टिप हो ही रही थी, पूरा दिन ही बारिश हुई है कल। लेकिन क्या सूरत हाल, पूरा दिन बारिश हुई है और रात गए तक बारिश होती रही है। लेकिन वो इतनी लाइट थी बारिश और बहुत अच्छी बारिश हुई है, मतलब लोगों ने खूब एंजॉय भी किया है। और हमने देखा कि सड़कों पर कोई ऐसा पानी नहीं खड़ा हुआ कि तालाब बन जाएं, वो परेशानियां नहीं आई जो अमूमन हमें माजी में आती रहती हैं।
तो बड़ा अच्छा लोगों ने एंजॉय किया कल उसको। बिजली की भी सूरत हाल कदरे बेहतर थी, वरना तो यहाँ हुआ नहीं, बूंद टपकी नहीं कि 2-4-8 घंटे के लिए तो लाइट गायब। बिल्कुल, कल तक तो बड़ा अच्छा मामला था। अल्लाह करे आगे भी अच्छा ही रहे। आगे भी अच्छा रहे बस। लेकिन हालांकि बहुत ही कम बारिश हुई है, देखा जाए कल या परसों जो भी है, लेकिन कुछ जगह इतना पानी है वो कीचड़ टाइप का हो गया है। और जैसे हमारे आपके रास्ते ही में है, जब कॉलेज से आप क्वारंटीन हो रहे होते हैं, वो टूटा-फूटा भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, ड्राइविंग लाइसेंस के सामने ही इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ दोनों रोड पे। हालांकि नई सड़क बनी है अभी वो, और सड़क ऐसी, मैं कराची में बहुत जगह मैंने ऐसी सड़कें देख रहा हूँ कि जैसे अभी बनी है और वो पता नहीं कागज़ से बनाई है सड़क, कि पानी गिरा नहीं है, सड़क टूटी नहीं, यानी ठक करके टूटी है। यही हुआ। किस तरह की सड़कें बना रही है। एक वीडियो में देख रही थी, उसमें ना ये सड़क को खुरच के और ऐसे ऐसे जैसे पराठों में से परत नहीं उतारते उस तरह से परत दर परत वो उतार रहे हैं। सड़क का जो क्या होता है, डामर होता है, तो वो ऐसे ऐसे उतार रहे हैं। और सोशल मीडिया पे वो वीडियो मैंने देखी कि कोई नई सड़क ही बनी थी तो वो सारी उतार के और साइड में रखी थी कि ये हाल हो गया यहाँ पे। बिल्कुल, सड़कें ऐसी ही बन रही है माशाल्लाह। हाँ, ये तो और आज से नहीं है, ज़माने का मसला है। अच्छा जी, टॉप स्टोरीज पर नज़र डाल लेते हैं। जमात इस्लामी आज शाम 5 बजे गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज करेगी। एहतजाज पेट्रोल, गैस और बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ किया जा रहा है। और डिस्ट्रिक्ट साउथ रेड जोन में जो है 5 अगस्त तक दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई है। और ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों के लिए मुतबादल रूट्स का ऐलान कर दिया है। और वहाँ पर जब धरना दिया जाएगा तो ट्रैफिक के जो मुतबादल रूट्स हैं वो ये कि ऐवान सदर रोड ट्रैफिक के लिए आर्जी तौर पर बंद रहेगा। ज़ियाउद्दीन रोड, ऐवान सदर रोड और क्लब रोड जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद होंगे। फवारा चौक से लेकर आर्टिलरी मैदान थाने की गली तक जो है वो भी रोड बंद रहेगा। तमाम ट्रैफिक को शाहीन कॉम्प्लेक्स से आर्ट्स काउंसिल की तरफ भेजा जाएगा और तमाम ट्रैफिक मेट्रोपॉल से होकर क्लिफ्टन या शारा फैसल जा सकेगा। इसके अलावा ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन कैपेसिटी चार्जेस जो हैं उस पर सरापा एहतजाज है। टेक्सटाइल सेक्टर का जो 30% लागत है एनर्जी कॉस्ट से होती है। एप्टमा सिंध जोन चेयरमैन का ये कहना है। और बिजली का 1 यूनिट 60 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। तो ऐसे में जो 1 यूनिट बिजली है वो 16 सेंट से ज़ायद हो चुकी है। रीजनल ममालिक में 8 सेंट्स फी यूनिट से भी कम बिजली का 1 यूनिट है, जहां पर कारोबार की सूरत हाल बेहतर है और हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है, ऐसा कहना है जाहिर नगर साहब जो कि चेयरमैन है उनका। इसके अलावा रुकने असम्बली मरीर मुआविन खुसूसी इंचार्ज रेन एमरजेंसी महमूद सलीम बलोच ने की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इजलास हुआ, जिसमें तमाम इदारों के अफसरान ने रेन एमरजेंसी के हवाले से इकदाम किए गए और उनके हवाले से उनको ब्रीफिंग दी गई। और ज़िला और मलीर के जो तमाम चोकिंग पॉइंट्स हैं और पुल के अतराफ हैं उनको क्लियर रखने की हिदायत जारी की गई हैं। तो तमाम तर ज़रूरी आलात वगैरह भी फराहम किए जाएंगे, इस हवाले से भी इजलास हुआ। इसके अलावा कमिश्नर कराची ने गैर कानूनी बिल बोर्ड्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया है और गैर महफूज और गैर कानूनी बिल बोर्ड्स की निशानदही भी कर ली गई है और खुसूसी टीमें बनाई गई हैं जो कि फौरी तौर पर कार्रवाई शुरू कर देंगी। इसके अलावा कल भी हम बात कर रहे थे कि एक्सपो सेंटर कराची में माय कराची एक्सपो का मेला सजा हुआ है और उसमें जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसका भी स्टॉल मौजूद है। आप बर वक्त जा सकते हैं स्टॉल पर। और लर्निंग लाइसेंस और रेवेन्यू की सहूलत भी फराहम की गई है। तो आपको 3 से 4 मिनट के अंदर जो है वो लाइसेंस रिन्यू करके जो है वो फराहम कर दिया जाएगा आपको वहीं के वहीं जहां पर स्टॉल लगाया गया है एक्सपो सेंटर में। इसके अलावा पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख के हवाले से जुलाई 23 के मुकाबले जुलाई 24 में पेट्रोलियम की फ़रोख में 11% तक कमी आई है। और अगर हम बात की जाए तो मजमूई फ़रोख 12 लाख टन रही है। तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यकीनन कमी की वजह यही है कि पेट्रोलियम मसनूआत जो है पेट्रोल की कीमत में इजाफा और होशरुबा इजाफा है, क्योंकि अगर पिछले साल की उठाकर देखें फिगर्स तो बहुत ज़्यादा अब हमें फ़र्क नज़र आ रहा है। इसके अलावा वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब का कहना है कि 100 मेगावाट का पावर प्लांट लगाकर नैब के चक्कर काट रहा हूँ। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब कहते हैं कि कैपेसिटी पेमेंट का जो मसला है वो हल हो सकता है। बिजली के मसले पर सबको मिलकर साथ चलना होगा और गैस हुकूमत सिंध को दे दें या फिर पावर प्लांट खुद लगाएं। सिंध में गैस जो है वो 15 से 20 रुपए यूनिट बनेगी और बिजली 50% तक सस्ती हो जाएगी। सिंध इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने का भी उन्होंने इंदिया दिया है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। इसके अलावा कि इलेक्ट्रिक के 640 मेगावाट जो है वो काबिल तजदीद तवानाई मनसूबों में अहम पेशरफ्त हुई है, जिसमें हम देख रहे हैं कि सिंध में 270 मेगावाट, कराची में 220 मेगावाट, धाबीजी मनसूबा भी शामिल है कि इलेक्ट्रिक 2030 तक अपनी पैदावारी सलाहियत में काबिल तजदीद तवानाई मनसूबों का हिस्सा 30% करने का ख्वाहां है और वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना भी चाहते हैं। इसके अलावा नॉर्वे कप स्ट्रीट चाइल्ड इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट के हवाले से आपको बताएं कि पाकिस्तान ने जर्मनी को हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है और कौमी स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल ने जर्मनी की टीम को 2-3 से हराया है। तो ये यकीनन पाकिस्तानी कम्युनिटी ने तो बड़ा जश्न मनाया होगा, बड़ा अच्छा रहा होगा रिस्पॉन्स जावेद भाई इस पर।
जी, इसमें ये हुआ है कि ज़्यादातर ये है कि रात गए जब इसका सेमीफाइनल हुआ तो पाकिस्तान ने उसमें जीता और पाकिस्तान को फाइनल में इसमें शिकस्त हुई है नॉर्वे के एक फोर्ट क्लब से। तो बहुत दिलचस्प मुकाबला था, पेनल्टी शूट तक गया, 3 के मुकाबले में 4 स्कोर से, गोल से पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी रही है क्योंकि काफ़ी दिन इन्होंने प्रैक्टिस की इस्लामाबाद में जिना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। उसके बाद जो है तैयारियों के साथ टीम गई नॉर्वे और मैचेस हुए और स्ट्रीट चाइल्ड ये टूर्नामेंट है, अंडर 17 कैटेगरी में पाकिस्तान की ये पोजीशन रही है, फाइनल में पाकिस्तान की शिकस्त हुई लेकिन ओवरऑल कारकर्दगी बेहतर रही। सही चलेंगे तो अच्छा है क्योंकि नॉर्वे वैसे भी जो ना पाकिस्तानी कम्युनिटी को ज़्यादा इंगेज कर रहा है। पिछले कुछ सालों पहले भी हमने देखा कि क्रिकेट फैंस को भी और स्टार्स को भी बुलाते रहे हैं और क्रिकेट के हवाले से भी पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं उनको प्रमोशन के लिए और वहाँ पर क्रिकेट को फ़रोग देने के लिए एकेडमीज़ में बहुत सारे प्लेयर्स कोचिंग कर रहे हैं वहाँ पे। जी हाँ, ये एक नई अपॉर्चुनिटी यूरोप में मिल रही है पाकिस्तानियों को, कभी हॉलैंड में, कभी आपका नॉर्वे में, कभी दूसरे स्वीडन वगैरह में क्रिकेट अब शुरू हो रही है क्योंकि ज़्यादातर एशियन जो हैं वो इंटरेस्ट लेते हैं वहाँ पे क्रिकेट में। तो जैसे पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, तो वो अपने एक अलग से कम्युनिटी बना लेते हैं, ग्रुप बना के खेलना शुरू कर देते हैं मुख्तलिफ ग्राउंड, भले वो एक सीधा सा पार्क हो, वहाँ पे वो मैट एक कारपेट बिछाते हैं ग्रीन और पिच के साइज़ का, उस पर खेलना शुरू करते हैं ताकि घास के बजाय कारपेट पे खेलेंगे तो बॉल बेहतर उनको मिलेगी खेलने को। तो वो इस तरह से माहौल अपना बना लेते हैं जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं क्रिकेट खेलने के। जो खेल पसंद करता है वो वहीं रह के, भले वो कितने अपने घर से दूर रह रहा हो, तो वो माहौल बना के खेलना शुरू कर देते हैं। सही, ज़बरदस्त। अच्छा जी, जो मौसम की सूरत हाल है ज़रा वो भी आज दिखाएंगे कि क्या है इस वक्त, वेदर क्या है और मौसम कैसा रहेगा, आगे जाके टेम्परेचर्स कैसे होंगे, क्योंकि कल से ये कहा गया था कि जो है वो तेज़ बारिश का भी इम्कान है और एक नया स्पेल दाखिल हो गया है। तो इस वक्त दिखाइए कि टेम्परेचर अभी क्या हैं और क्या रहेंगे। तो 30, 31 और 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो आज पारा जाएगा और यकीनन बड़ा जो क्लाउडी वेदर अभी भी हो रहा है और थंडर स्टॉर्म की भी जो है वो पेशन गोई, यानी गरज चमक के साथ और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का भी इम्कान है। अच्छा, दूसरी तरफ महराज भाई ये बताइएगा, जैसे भी मैं शुरू में बात कर थी कि आप घूमने फिरने फैमिलीज़ के साथ जा सकते हैं, अभी वीकेंड भी है, मौसम भी अच्छा होता है तो लोग निकल रहे होते हैं। ये साहिल समंदर पर क्या सूरत है हाल? दफ़ा 144 अभी भी नाफिज है? जी बिल्कुल, 144 अभी भी नाफिज है। हॉक्स बे का साहिल है, हॉक्स बे, साइंस पिट वगैरह और सीवीओ पर तो पाबंदी अभी बरकरार है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जाहिर सी बात है, लोग इतने गर्मी के सताए हुए थे, 2 महीने से इतनी शदीद गर्मी कराची में पड़ रही थी, तो फैमिलीज़ भी हैं, लोगों का है रुझान यही होता है कि चलो यार एक हमारे पास जो अच्छी तफरी है वो साहिल समंदर ही है। तो लोगों का हजूम हमें कल भी वहाँ नज़र आया, परसों भी नज़र आया, अच्छे मौसम को एंजॉय करते हुए लोग नज़र आए। लेकिन पाबंदी बहरहाल बरकरार है, लेकिन पुलिस ने थोड़ी सी नरमी रखी हुई है। इससे पहले आपको बताऊं मैं कि एक घुड़सवार फोर्स भी है, माउंटेड फोर्स जो है पुलिस की, वो भी उन्होंने जो है साहिल पर उतार दी थी। उसमें घोड़ों पर सवार होकर जो है पुलिस एहलकार गश्त कर रहे थे और पानी में जो जाने वाले लोग थे उनको बाहर भेज रहे थे वो। तो बहरहाल पाबंदी तो है, लेकिन पुलिस थोड़ा सा ख्याल इसलिए कर रही है कि उसमें मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा, लोगों को समझा बुझाकर जो है पानी से दूर रहने की तलकीन की जा रही है। लेकिन जहाँ मौका मिलता है तो लोग जो है वो समंदर की जानिब इसमें लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मिराज भाई क्योंकि क्राइम रिपोर्टर हैं, मैंने एक बात और नहीं बोली, पुलिस तो ख्याल कर रही है लेकिन आवाम भी उनका ख्याल कर रही है इसीलिए पुलिस उनका ख्याल कर रही है। दोनों हाथ, ताली दोनों हाथों से बजती है और ये पुलिस का ख्याल करना ज़रूरी इसलिए कि अगर वो ख्याल नहीं करेंगे तो उनका ख्याल कौन रखेगा? भाई देखा, पुलिस का तो यह है ना कि पुलिस का है फ़र्ज और मदद आपकी बिल्कुल, तो बिल्कुल हम ये कह सकते हैं, इससे मैं डिनाई नहीं करूँगा क्योंकि पुलिस हमारी कराची पुलिस है, अगर नहीं लेगी रिश्वत तो कैसा अजीब सा लगेगा ना, मतलब हम सोच भी कैसे सकते हैं। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ऐसा होता भी होगा, लेकिन और भी है कि होगा नहीं, हो रहा है। फिर भी चुंगी के लोग बैठे हुए हैं टोल टैक्स लेने के लिए, अगर वो सबको आना बंद कर दें उनको पैसे नहीं मिलेंगे। वो खुद चाहते हैं लोग आएँ यहाँ साहिल को एंजॉय करें, क्योंकि उनको लोग आएंगे तो उनके पैसे बनेंगे, जो सरकार को भी पैसे जाएंगे, ठेकेदार को भी पैसे जाएंगे और जो उसके माविन हैं पुलिस एहलकार उनको ही पैसे जाएंगे। सिस्टम का हिस्सा है ये सब कुछ हमारे। लेकिन इस सारी बातों के साथ एक और बात यह है कि जब आप खुद साहिल समंदर पे जाएं तो देखें अभी इतने हादसा हुए, इतने लोग डूबे, ख़वातीन डूबी, तो आप खुद भी जो है ना अपने आप को काबू में रखा करें और अपनी फैमिलीज़ का खुद भी ख्याल रखें, क्योंकि ये जो है ना वो फिर वही वाली बात है कि जब तक आप एहतियात नहीं करेंगे, अपनी जान की खुद हिफाजत नहीं करेंगे, तो दूसरा आपकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा। और पानी एक ऐसी चीज़ है
जो कि बहुत ही रुतलेस है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो खुद ख्याल करें, आप एंजॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, एंजॉय करें, किसी भी तफरी को हादसे में ना तब्दील होने दें। हम यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब हम बात कर रहे हैं कि कराची में एक्सपो सेंटर में भी जो माई कराची एक्सपो है उसका मेला सज गया। अच्छा मिराज भाई, वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस और रिन्यू कराने की भी सहूलतें, स्टॉल लगे हुए हैं, तो ये भी एक अच्छा चीज़ था। कल हम बात करते हैं, अशरफ भाई ने हमें बताया कि मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स जो हैं वो सारी वहाँ पर एग्जिबिट की जा रही हैं। ये लाइसेंस वाला भी अच्छा है, चलें कम से कम अगर जिन शहरियों के लिए ईजी एक्सेस है वहाँ एक्सपो तक, तो वो जाके करवा सकते हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है। ड्राइविंग लाइसेंस की अगर उन्होंने वहाँ पर फैसिलिटी दी है तो उसको अवेल करना चाहिए। जो करीब के लोग हैं या जो वहाँ गए हुए हैं तो वो कम से कम उसको अवेल तो कर लें, क्योंकि आजकल देखिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना भी आसान नहीं है। वो कह रहे हैं 3 मिनट में रिन्यू करके दे रहे हैं, हाँ, हाथ के हाथ। क्योंकि अगर यही आप लाइसेंस ब्रांच में जाएंगे, कोरंगी लाइसेंस ब्रांच हो गया या फिर क्लिफ्टन हो गया, नाजमाबाद हो गया और सईदाबाद हो गया, तो बहुत सारे लाइसेंस ब्रांचेज हैं, लेकिन वहाँ पर इतनी ज़्यादा परेशानी है कि वहाँ जाती सबसे पहले तो आपको एजेंट माफिया का मामला आएगा। ठीक है ना, हमें और आप तो चलें जर्नलिस्ट हैं तो हमें तो थोड़ा सा वहाँ पे रिलैक्स मिल जाता है, लेकिन एक आम आदमी जब जाता है तो उसके साथ जो मुश्किलात आती हैं उसको दरपेश होती हैं, वो जो है वो बेचारा परेशानी नजर आता है। अच्छा, मैं आपसे जो ना इस बात से डिसएग्री करूंगी जावेद, क्या? वो महराज भाई, उसकी वजह यह है कि पहले तो आप जो बात करें ना, कुछ सालों पहले तक तो यही सूरत हाल थी, लेकिन अभी गुज़िश्ता 1.5-2 साल में, क्योंकि आपने भी लाइसेंसेस बनवाए, रिन्यू भी हुआ, सब चीज़ें हुई, तो उसमें मैंने देखा कि बड़ा एक ना सिस्टमेटिक वे में काम हो रहा है। अनटिललेस क्या वही वाली बात कि एजेंट्स के हाथों ना पड़े। ये कोरंगी लाइसेंस ब्रांच तो मेरा जाना नहीं हुआ, मेरा क्लिफ्टन वाले में जाना हुआ, तो बड़ा स्मूथ प्रोसेस था। आप जाएँ काउंटर पे अपनी पर्ची भरें, आप उनको चीज़ें दिखाएं, वो आपको 10-15 मिनट वेट कराते हैं और आपका लाइसेंस आया। तो और अगर आप पहला लाइसेंस बनवा रहे हैं तो 2 दिन के बाद आपको वो घर पे भी आ जाता है या फिर आपको बुला लेते हैं। तो इतना कोई मसला नहीं था, लोग सुकून से लाइन लगा के बैठे हुए थे और बहुत ज़्यादा रश भी नहीं था, क्योंकि वो हाथों हाथ काम करके दे रहे हैं। तो लोगों को ये लग रहा होता है कि ये वाले सारे जो सरकारी इदारे या दफातर में जाना बहुत मुश्किल काम है, डॉक्यूमेंटेशन कराना। आप जाकर देखें, स्ट्रीमलाइन कर दी हैं चीज़ें, बहुत बेहतर है। एजेंट्स के हाथों चढ़ने से बेहतर ये है कि आप पहले खुद प्रोसेस को देखें और जाके करवाएं, तो बहुत बेहतर हो गई है सूरत हाल। अब एक औरंगी में तो खैर रश बहुत होता है, ये वाले हमारे सामने जो है, लेकिन वैसे मुझे नज़र आया कि बहुत बेहतर हो गए। आपकी बात सही है, 1-1.5 साल पहले और अभी 6 महीने पहले तक भी बहुत अच्छा सिस्टम था। DIG इरफान बलोच थे, बड़ा सिस्टमेटिक किया उन्होंने उसको, कुछ हॉल्स बनाए उन्होंने, रेडियो के अलग बनाया, सब चीज़ें बिल्कुल अलग अलग बनाई। लेकिन अभी कुछ अरसे पहले ही, तकरीबन 2 से 3 माह पहले, एक नए DIG साहब वहाँ पर पोस्ट हुए, जिसके बाद से फिर लोगों को परेशानी होना शुरू हुई। अच्छा, उसकी रीज़न समझ में नहीं आ रहा है कि परेशानी है क्या, लेकिन बहरहाल जो भी वहाँ से आ रहा है या जा रहा है वो कुछ टेंस दिखाई देता है कि यार बहुत मुश्किल हो गया। तो अभी 3-4 महीने से साहब के वक्त में भी अच्छे थे, और उससे पहले वो समद साहब थे वहाँ, जी हाँ, मुख्तलिफ डॉक्टर समद, जी हाँ, मुख्तलिफ टाइमों में चेंज होते रहते हैं DIGs। तो जब भी कोई नया DIG आता है ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में, तो उसके बाद कुछ पॉलिसीज़ वहाँ पर जो है वो चेंज होती हैं, जिसकी वजह से कुछ परेशानी लोगों को फेस करना पड़ती है। तो अभी फ़िलहाल जो हमने ओवरऑल जो भी फ़िलहाल जो है मामला, वो ये है कि लोग थोड़े से परेशान हैं। इसमें एक मेरी तजवीज़ ये है कि जैसे आप डिवाइड करें ना चीज़ों को, फैसिलिटेशन दें लोगों के घरों के, तो वो ज़्यादा रश भी कम होगा। अब जैसे सईदाबाद में ठीक है, क्लिफ्टन में एक है, कोरंगी है, नाज़ाबाद, लेकिन आप एक इस तरफ फेडरल एरिया वगैरह की तरफ भी खोलें, गुलशन की तरफ, जैसे जौहर की तरफ, ताकि वहाँ का जो रश है वो वहाँ से कवर हो और रश भी इतने लोगों दूर ना आना पड़े। अब जौहर या सफूरा के लोग कितनी दूर आते हैं सोचने तरफ, कि वो उनको कोरंगी आना पड़ेगा, उनके लिए करीब तरीन कोरंगी है या फिर नाज़ाबाद है या क्लिफ्टन, बल्दिया तो जा नहीं सकते, वो बहुत ज़्यादा दूर पड़ेगा। तो जौहर गुलशन की तरफ एक ज़रूर ब्रांच खुलनी चाहिए। ये देखिए सहूलतें इतनी लोगों के घर के करीब होगी ना, आपका लोग ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, पेट्रोल भी सबका बचेगा, चीज़ों को आप डिवाइड करें, शहरी सहूलियात ज़्यादा लोगों के घर के करीब होनी चाहिए। अच्छा, नादरा के मेगा सेंटर जो बनाए गए हैं उसमें भी क्या सूरत हाल है, बेहतर हो गई है पब्लिक का, क्योंकि रश बहुत होता था नादरा के सेंटर्स में भी, और अब तो ये भी कहा गया कि बे फॉर्म वगैरह तो आप अपने UC काउंसिल से ही बनवाएं एंड देन फिर बाद में नादरा है वो बच्चों के NICs वगैरह बनाने के लिए। तो जो सारा आपका जो एलिमेंट्री प्रोसेस है वो आपके UC ऑफिसर्स के बाहर हो रहा है, और इतना रश होता है वहाँ पे कि सोचना पड़ रहा है कि बच्चों की डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से होगी। जितने भी मेगा सेंटर्स बने हुए हैं उसमें आप दिन में चले जाएं, रात में चले जाएं, जो 24 आवर्स जो काम कर रहे हैं, हाँ रात में भी बहुत रश है। आप देखें, अच्छा लोगों ने थोड़ा सा ये ट्रेंड भी बना लिया हमारे यहाँ कि यार दिन में बहुत रश होगा और ऐसा करते हैं कि रात को 2 बजे चलेंगे। अच्छा, हर बंदा दूसरे से यही कह रहा है,
तो आधा शहर तो इस चक्कर में होता है कि रात को 2 बजे रश नहीं होगा, और यही सोच के सब जब वहाँ पहुँचते हैं तो रात को 2 बजे भी वहाँ लाइन लगी हुई होती है। मेरे सारे जितने भी डॉक्यूमेंट का प्रोसेस हुए हुए हैं, सब बच्चों से लेकर अपने रिन्यूअल्स, NIC चेंज और ये सब चीज़ें, सब रात 3:30-4 बजे के बाद जो है ना पहुँच के हुए हैं। क्योंकि क्या करें भाई, वही वाली बात है कि आप जाके बैठे रहेंगे ख्वार, तो फिर वो लेट नाइट आप मतलब लाइक बिल्कुल ही अर्ली मॉर्निंग हो जाती है। कराची वालों को देर तक जागना है तो वो देर तक निकलना है तो बहाना चाहिए। ठीक है। हाँ, मैं कहती हूँ अगर आप जाग ही रहे तो अपना काम करके डे यूटिलाइज कर लें। लेकिन इसमें भी ये कि मेगा सेंटर भी और बनाने चाहिए। जैसे मैं नॉर्थ से रोज़ाना गुजरता हूँ, यानी नॉर्थ ये है M ब्लॉक में है, नॉर्थ नाजाबाद में ना, तो वहाँ जब भी मैं गुजरता हूँ, इतवार हो या कोई भी दिन, लंबी लाइन लगी होती है ख़वातीन की, मर्दों की, तो बहुत लंबी लाइन लगी होती है। मैं कभी कभी धूप में या नज़र आते हैं वो लोग, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इतनी लंबी लाइन लगी, 2-2 3-3 घंटे लोग खड़े रहते हैं वहाँ। और 1000 रुपये देने वाले तो ज़्यादा देर खड़े रहेंगे, जो एग्जेक्टिव है वो भी 1.5-2 घंटे तो वो भी खड़े रहते हैं। तो ये सोचें डिवाइड करें और चीज़ें बेहतर करें, मेगा सेंटर भी और बनाने चाहिए ताकि रश डिवाइड हो। आबादी बहुत है शहर की, 3.5-4 करोड़ आबादी है, क्योंकि लोग गैर रजिस्टर्ड तौर पे शहर में रह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, खासकर जो अफगानिस्तान से आए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, सारे मामलात यकीनन बेहतर हो सकते हैं और बेहतरी की तरफ जा भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जी हमारे यहाँ बिल्कुल ही सिस्टम ख़राब है, लेकिन यहाँ पर अब बेहतरी आना शुरू हुई है। हम चाहे ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में देखें, नादरा सेंटर पे देखें, लेकिन हाँ, जितनी बड़ी आबादी है उतने ही सेंटर्स होने की ज़रूरत है, उतनी ही ब्रांचेस खुलने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को बैक वक्त और जो है करीब सहूलतें मिल सकें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और आज ज़रा सब्ज़ियों के रेट्स भी आप दिखाइए कि क्या हैं, क्योंकि आप सुन रहे हैं कि सब्ज़ी के रेट्स बहुत हाई हो गए हैं। जो भी सब्ज़ी आप ख़रीदने जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा आपको महंगी दिखाई दे रही है। तो साथ साथ सब्ज़ियों के रेट्स भी दिखाएं, और वसीम हमारे नुमाइंदे जो हैं वो हमें सब्ज़ियों के रेट्स क्या गवर्नमेंट रेट्स पर अवेलेबल हैं नहीं हैं, इस वक्त मार्केट रेट्स क्या हैं, उस हवाले से आगाह भी करेंगे। तो आइए उनका इज़्ज़ा भी देखते हैं और सब्ज़ियों के रेट्स पर भी नज़र डाल लेते हैं। वसीम से पूछते हैं कि वसीम क्या सूरत हाल है, मार्केट में किन प्राइसेस पे सब्जी फरोख्त हो रही है? हाजीपुर शहर कायद में हम देख रहे हैं कि बेशतर सब्जियां ऐसी हैं जिनकी कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। बिल्कुल बात करें भिंडी की, तो भिंडी 160 रुपये से बढ़कर तकरीबन एक हफ्ते में 320 रुपये किलो तक जा पहुंची है। फूल गोभी भी जो है उसकी कीमतों में भी इजाफा है। फूल गोभी भी जो है तकरीबन 5 दिनों में 160 रुपये से बढ़कर 240 रुपये किलो तक पहुँच गई है। करेला भी जो है वो 160 रुपये से बढ़कर 240 रुपये किलो तक फरोख्त होने लगा है। इसी तरीके से बात करें लौकी की, तो लौकी भी जो तकरीबन एक हफ्ते में तकरीबन 120 रुपये किलो से बढ़कर 240 रुपये किलो पर पहुँच गई है। तुरई भी 160 रुपये से बढ़कर 200 रुपये किलो तक फरोख्त की जा रही है। टिंडा 200 रुपये से बढ़कर 320 रुपये किलो तक पहुँच गया है। जो सब्जी फरोशन के बताना है कि ये सब्जियाँ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से आती हैं, तहाँ मौसम की ख़राबी की वजह से और बारिशों की वजह से इनकी कीमतों में इजाफा हुआ है और सप्लाई मुतासर हुई है। जबकि सरकारी कीमतों के हवाले से बात करें तो सरकारी कीमतों पर अमल नहीं आ रहा, ना ही सब्जी मंडी में ना ही रिटेल मार्केटों में, जिसका हम देखते हैं कि जिसका असर जो है वो आम सारिफ उस पर पड़ता है और आम सारिफ जो है वो महंगे दाम सब्जी खरीदने पर मजबूर होता है। भाई वसीम जो रेट्स बता रहे हैं वो तो फिर भी तो कुछ इकनॉमिकल लग रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है बाज़ार में तो और ज़्यादा रेट्स बहुत आए हैं। कल इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैंने भी अम्मी को कहा कि अम्मी आप जो है भिंडी मंगा के रख लीजिएगा और टमाटर वगैरह, तो थोड़ी सब्ज़ी जो है ना वो बनाएंगे। तो जब अम्मी ने मुझसे कहा कि बेटे 400 रुपये किलो भिंडी है मंगानी के लिए, मैंने कहा 400 रुपये किलो भिंडी, तो इतनी अच्छी नहीं है भिंडी है 400 रुपये किलो में उसको खाऊं। अभी हमने सुना लौकी के रेट जो है वो 250 रुपये पर केजी, मतलब ये सब्जी खरीद रहे हैं या क्या खरीद रहे हैं? आप ये देखिए, पॉजिटिव चीज़ ये है कि आप ये समझेंगे यार आपको 1000 रुपये मिलनी थी, अब वो 400 रुपये मिल रही है। बस यही सोच सकते हैं। ये सोच के आप समझेंगी तो खरीदेंगी तो आपको महंगी नहीं लगेगी। तो बी पॉजिटिव। बहुत बुरा हाल है। सरकारी अलामिया ऐसा होता है। लेकिन बात यह है कि देखें अभी भी अगर सरकारी रेट में तो 111 पता नहीं कुछ अभी हमने लौकी दिखाई है ना रेट। सरकारी रेट में चलो ठीक है 10-15 रुपए ऊपर भी कर लें तो खैर है, यहाँ तो डबल का फ़र्क आ रहा है, डबल से भी ज़्यादा डबल से ज़्यादा का फ़र्क आ रहा है। वाकई सब्जी भी अब खाना मुश्किल हो गया। अब देखें ना, लोग कहते थे कि जी मुर्गी जो है वो अब मुर्गी 600 रुपये समथिंग पर फरोख्त हो रही है, तकरीबन 650, 670 इस तरह के उसके रेट्स चल रहे हैं। तो अब जब जिस बंदे ने सब्ज़ी ख़रीदनी अगर 1.5 किलो या 2 किलो तो उतने में तो मुर्गी आ जाएगी उसके घर पे। सही बात लेकिन है। सब्जियों की अपनी अफादियत है, उसको लोग जाहिर सी बात है लाइक करते हैं।
अब वो हम ज़रूरी मुल्क है हमारा, ठीक है ना, उसके बावजूद ये सूरत हाल है, तो इसमें कहीं ना कुछ गड़बड़ ऐसी ज़रूर है पीछे। जिस तरह से हर दुकानदार यही कह रहा होता है ना कि जी पीछे से महंगी आ रही है। अच्छा, अब वो ऐसा पीछे है कौन है, उसको पकड़ा जाए ना भाई, क्या कर रहे हो तुम पीछे। अच्छा, ऐसा भी नज़र नहीं आ रहा कि लौकी, भिंडी, तुरई या जो टमाटर है उसकी शॉर्टेज हो, उसकी वजह ये भाई है कोई फसल ख़राब हुई हो। ऐसा कोई खबरें भी नहीं है। दूसरी बात है, आप सप्लाई जाते हुए देख रहे हो तो ना, मैं तो रोजाना हाईवे से गुजरती हुई आ रही हूँ, मेरे आपको पता है कि पास में सब्जी मंडी है, तो जब मैं इंटरचेंज से एंटर होती हूँ मलिर हॉल्ट्स के, तो मुझे सारा वो नज़र आ रहा होता है, ये जिना एवेन्यू से, क्योंकि सब गाड़ियाँ गुजरती हैं सब्जी मंडी की, तो भाई लोडेड ट्रक्स आ रहे हैं, सब पे लौकी, तुरई, टमाटर सब कुछ अवेलेबल है, भरा हुआ है। उसके बावजूद जो है ना, किस वजह से इतनी महंगी है समझ नहीं, कि डिमांड में सप्लाई का भी मसला नहीं है। मेरा ख्याल है कोई ना तलब में कमी ना रसद में कोई इजाफा हो रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो ना वो कह रहे हैं कि जब सब लोग कीमतें बढ़ा रहे हैं, महंगाई हो रही, तो हम क्यों पीछे रह जाएं। सब्जी वाले का ये होगा शायद कहना कि हम पीछे क्यों रह जाएं। पीछे नहीं रहना है, आगे बढ़ना है, महंगाई में अपना हिस्सा डालना है। अच्छा, सब्जी वाले बेचारे इसलिए भी थोड़ा सा उनके पास मार्जिन कम रह जाता है, मुझे ऐसा लगता है कुछ सब्जियां कि खराब होगी तो भाई बेच बाच के पूरा भी उनको करना होता है, लेकिन उसके बावजूद हाई प्राइसेस पे वो बेच रहे हैं और बिक रही हैं और आवाम मजबूरी में खरीद। वो आधी बेच के अपने सारे पैसे निकाल लेते हैं और हाँ, दोपहर के बाद जो बिकना शुरू होती है ना, वो जैसे टैक्सी वाले कहते हैं वहाँ जाना है तो वापस भी आना पड़ेगा, वो पूरा किराया लेता आने जाने दोनों हाँ, का, जाएगा भले एक तरफ, तो यानी नुकसान किसी का नहीं होता, सिर्फ आवाम का ही होता है। बस कंक्लूजन ये है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। जमात इस्लामी भी धरना दे रही है। आज शाम 5 बजे गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज किया जाएगा और एहतजाज वही है, क्या हो गया, पेट्रोल, बिजली और गैस के ख़िलाफ़ और IPPs के ख़िलाफ़ जो है वो ये एहतजाज हो रहा है। तो जावेद भाई जा रहे हैं फिर आप इस एहतजाज में? कराची के शहरी होने के नाते तो फिर सभी को जाना चाहिए। नहीं, उनका जो एक मकसद है एहतजाज का कि महंगाई के ख़िलाफ़ गैस की और बिजली की जो कीमतें बहुत ज़्यादा हुई हैं, लोड शेडिंग गैस में शुरू हुई और उसकी कीमतें भी बहुत ज़्यादा। अब मेरे ख्याल कम से कम अगर देखा जाए तो 3 से 4 गुना गैस की कीमतें, उसकी जो रेट बढ़ गया है। यानी वो कह रहे हैं हम भी पीछे नहीं रहेंगे कि इलेक्ट्रिक वाले जब महंगाई कर रहे हैं हम क्यों पीछे रह जाएँ। तो सब एक दूसरे को देख के आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, पानी, बिजली, गैस, मैं तो वो हूँ और बहुत सारे लोग ऐसे कराची में रहते हैं जो अपने घर में टैंकर डलवाते हैं हर महीने, और मेरे घर का ख़र्चा टैंकर का कम से कम जी 7 से 8 हज़ार रुपये, यानी पानी का खर्चा सिर्फ हमारे यहाँ 7 से 8 हज़ार रुपये, यानी बिजली से भी ज़्यादा हमारा खर्चा पानी का हो जाता है, गैस से भी ज़्यादा खर्चा है। ये कराची में बहुत सारे लोग ये भुगत रहे हैं, बहुत परेशान हैं और ये परेशानी बढ़ती जा रही है क्योंकि पानी अब आए दिनों जो ना उन इलाकों में भी शॉर्ट हो रहा है जिनमें पहले कभी नहीं होता रहा। कुछ इलाकों के जो हाइड्रेंट के इंचार्ज हैं वो बने हुए फ़िरौन। मैं आपको सच बता रहा हूँ, फ़िरौन मरा नहीं पाकिस्तान में, फ़िरौन की नस्ल बहुत सारी है। पाकिस्तान के सरकारी दफातर में फ़िरौनों की बहुत बड़ी नस्ल परवान चढ़ रही है, ख़ासकर वो जिन पे थोड़ा सा जिनको इख्तियार मिल जाए पाकिस्तान। और ये नहीं कि सिर्फ पुलिस करप्शन कर रही है इस इलाकों में, कराची में, पाकिस्तान में हर जगह फ़िरौन बैठे हुए सरकारी इदारों में जो छोटे से इख्तियार को भी अपने फुली मज़े ले रहे हैं। और मैं बताऊँ, पानी वो सप्लाई कर सकते हैं वाटर बोर्ड के ज़रिए, उनकी जो ऐप, वो ऐप बंद कर देते हैं, 10-10 दिन लोगों को ऑनलाइन पानी नहीं मिलता। तो ये पानी के ख़िलाफ़ भी सारी तंजीरों ने बोला, लेकिन ये कुछ करते नहीं अमली तौर पर। सरकार में आके जैसे पीपल्स पार्टी चाहे उनकी 16-15 साल से मुस्तकिल हुकूमत है, देखिए जिनके घर में पानी नहीं आ रहा, वैसे पानी का एवरेज बिल है 400 रुपये, 300, 500 रुपये ज़्यादा किसी का बिल आता होगा 120 के लोगों का, घर वालों का, लेकिन आप उनको 7-8 हज़ार रुपये पानी दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और अक्सर पानी फिर खारा भी होता है जो, और हाइड्रेंट्स के पीछे पड़े रहो। दोपहर से जो लोग फ़ोन कर रहे थे तो शाम रात तक टैंकर्स पहुंच रहे थे, बगैर पानी के कितना मुश्किल हो जाता। अभी तो मौसम वालों के इतने नखरे हो गए हैं कि आप उनको सुबह से फ़ोन करना शुरू करेंगे तो वो फिर रात के बाद जब आपकी बारी आएगी ना तो आपको पानी ला के देंगे। तो इस शहर में पानी फ़रोख्त हो रहा है और इनकी बात सही है जावेद साहब की कि पानी लाइनों में आ सकता है लेकिन लाइनों में दिया नहीं जा रहा, उसको कमर्शियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो। और अभी भी जो इतना बड़ा ड्राइव चली थी रेंजर्स के साथ मिलकर वाटर कॉरपोरेशन की कि भाई हमने इतने पानी चोर पकड़ लिए और मशीनें लगी हुई थी, तो भाई आपने उनको पकड़ के क्या किया, लोगों को लाइनों में पानी दिया? नहीं दिया। उन्होंने क्या किया कि जितने टैंकर्स वाटर कॉरपोरेशन से रजिस्टर्ड नहीं थे उन सबको पकड़ पकड़ के प्रेशराइज करके अपने साथ जोड़ लिया। अब बिक पानी ही रहा है और लाइनों में नहीं आ रहा। तो आप देखिए जमात इस्लामी कुछ भी आप कहें, उनके जो भी सियासी इश्यूज हों, हमें उसका कुछ वो नहीं पता, लेकिन इस मामले में मेरा ये ख्याल है ज़ाती तौर पे कि हम सबको साथ होना चाहिए, इस एहतजाज का हिस्सा भी बनना चाहिए
क्योंकि देखिए बिजली के बिल ने ठीक है। बहुत सारे सफ़ेद पोश घरानों का जो है बेड़ा गर्क कर दिया। अगर आप किसी से मिलें, किसी से पूछें कि वो किस अजियत से गुजर रहे हैं, लोगों ने अपनी चीज़ें बेच दी, अपना सामान बेच दिया है और अपने अखराजात को कम कर रहे हैं कि भाई बिजली का बिल भर रहे हैं। जिनके घर में एसी नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। एसी वाला तो किसी तरह मैनेज कर रहा है, जब जाहिर सी बात है उसने एसी लगाया हुआ है तो मैनेज कर लेगा वो। वही वाली बात है ना कि किसी घर में बुजुर्ग हैं, किसी घर में बीमार हैं, किसी का कोई और मसला है। अभी तो वेदर भी ऐसा था कि वाकई एसी के लोगों का जो आदी हैं उनका गुजारा भी नहीं था, तो लोगों के लिए वाकई बहुत मुश्किल है। तो इस पर एहतजाज अगर वो कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ बिल्कुल ठीक है और पुरअमन एहतजाज होने चाहिए, शहरियों को साथ देना चाहिए, ताकि जब तक आप अपने लिए आवाज़ खुद बुलंद नहीं करेंगे तब तक ये मसाइल हल भी नहीं होंगे। एक कॉलर भी है हमारे साथ, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी प्यारी बेटी रिंचा, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? मैं मेरा बच्चा मैं ठीक हूँ। बस आप लोग का प्रोग्राम देख रही हूँ, जब जावेद भाई का और हमारे भाई बैठे हैं, इन दोनों से मेरा सलाम। इतना अच्छा प्रोग्राम कंडक्ट करते बाकी दिल को सोचा, लेकिन बस अल्लाह ने हम सबको हिदायत दे कि हम एक दूसरे के लिए खड़े हैं, आमीन। किसी को तकलीफ ना हो। आप यकीन करें कि ब्लॉक 5 में 15 दिन से पानी नहीं है, लोग परेशान हैं। तो आपके अभी टैंकर्स वगैरह डलते हैं, क्या होता है? टैंकर आते हैं, मैं तो सारा कर सकती हूँ। मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, मुझे तो ऐसा मसला नहीं है, लेकिन जो मेरे जाने वाले रह रहे हैं वो बहुत तकलीफ में। अब किसी के पास है मेरा बच्चा, किसी के पास नहीं, सब हम नौकरियाँ करते हैं। सही बात है, अगर बिल्कुल ये कहते हैं घर का किराया, पानी, बिजली के बिल भी बहुत प्यारे आ रहे हैं, क्या कहें। अभी मेरा गैस का बिल सिर्फ सुबह शाम 13 टाइम तक, उसके बावजूद मेरा 3500 रुपये का बिल आया है। वो पता नहीं क्या चार्जेस लगते। मतलब कोई अंधेर नजरे चौथा चार्ज कोई पूछने वाला नहीं। भाई हम लोग पाकिस्तान में हैं, मेहनत से कमा रहे हैं, ये अमेरिका नहीं है। उन जैसी सहूलियत दो तो फिर एक टैक्स या 50 टैक्स है, बात क्या नहीं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं मिसेस महमूद के टैक्सेस देने का इशू नहीं है, इशू बस वही है कि आप अगर लोगों को सहूलत नहीं दे रहे। महराज भाई और अब जावेद भाई, आप दुनिया में आप बताते हैं, जापान भी रहे, आप वैसे भी टूर्स करते रहते हैं भाई, तो वहाँ पे सहूलतें हैं ना, तो टैक्स ले भी रहे हैं। अभी भी अमेरिका में 1 महीने रखे हैं, तो मेरे बहुत सारे दोस्त कराची में मुझसे यही बोल रहे हैं, क्यों आ गए वापस? हाँ। क्यों आ गए वापस? बार बार तुम आ क्यों जाते हो, रुक क्यों नहीं जाते? तो क्योंकि उनको मालूम है ना किस तरह के मसाइल लोग देख रहे हैं यहाँ पे, इतनी परेशानी कि तुम वहाँ जैसे मुल्क छोड़ छोड़ के क्यों आ जाते हो बार बार। तो उनका कहना सही है, क्यों आ जाते हैं, क्यों आ जाते हो बार बार, जावेद भाई? इस आग में ये भी क्यों आ मैं जाते भी यही सवाल करी, क्यों आ जाते हैं जावेद भाई? अगला वीजा नहीं मिलेगा, ये ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा। नहीं बात तो अब सही कब है। जा रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं अब? अभी देखिए जहाँ अल्लाह बुलाएगा वहाँ चले जाएंगे। मैं तो नहीं है। हाँ अभी यूएस टूर पे भी मैंने इनसे पूछा, जावेद वहाँ भाई जाके तस्वीर कब डालते जा हैं रहे तो हैं, पता क्या चलता हुआ, वीजा प्रोसेस हो रहा है, आप वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं? देखें अभी क्या होता है। इनको किसी ने बता दिया जब कि लैंड पहले कर से गए बता तो दिया। फेसबुक से देखिए, पता लग रहा है कि जावेद साहब पहुंचे हुए हैं। हमारे एक दोस्त हैं लाहौर में, वो हमारे साथी रिपोर्टर हैं, स्पोर्ट्स रिपोर्टर अकील अहमद, वो हमेशा एक बात कहते रहे, मैं आज न्यूज़ में रहा हूँ, तो वो कहते रहे कि भाई जब भी जहाज़ में बैठ ना जाओ, वहाँ उतर ना जाओ, तब तक बोलना नहीं किसी को मैं कहीं जा रहा हूँ। जब वहाँ उतर जाओ, कह रहे क्योंकि पता नहीं है किसी की नज़र कोई चाहे ना चाहे, लेकिन शायद नज़रें बद लग जाए, इसलिए जब उतर जाओ तब बता देना। हाँ भाई तस्वीरें डाल के, इसका मतलब कभी मैं तस्वीर नहीं डाला, तो इस बार मैंने तस्वीरें बड़ी लेट डाली। मैं नजर लग मसला पता है क्या, तस्वीरें डालने से ना वापसी में भी नजरें बद लग सकती है कि वापस पहुंच नहीं पाओगे कि नहीं। तो वो भाई बंदा पहुंच जाए फिर महराज भाई को देखें, शरीफ आदमी, उन्होंने पहले से बता दिया था मैं हज पे जा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ। मेरे 5-6 पूरी वीज़े तैयारी उन्होंने बताई, सब कुछ बताया। आप अजीब। मैं 24 मुल्कों में गया हूँ, लेकिन 5-6 वीज़े मेरे ऐसे हैं जहाँ मैं जा नहीं सका, लगा वीज़ा मेरा अच्छे मुल्कों के, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया। थाईलैंड गए आप? यानी थाईलैंड गया हूँ मैं। थाईलैंड से पहला मेरा सफर ही थाईलैंड का 2001 में। लास्ट वीक जो शर्ट पहन कर आए थे वो थाईलैंड से ही लाए थे, और आपने देखी हाँ, कितनी ट्रॉपिकल थी वो। लोग आप थे ना नहीं ना अपना उस शो सफर में। ज़्यादातर थाईलैंड से शुरू करते हैं। वहाँ कपड़े बड़े अच्छे मिलते हैं, टी शर्ट्स हो गई, शर्ट्स हो गई। ज़्यादातर लोग, क्योंकि एशिया में थाईलैंड ऐसी इंटरटेनमेंट की जगह है कि लोग जाना ज़रूर पसंद करते हैं। नहीं, अच्छी बात है भाई, मैं तो कहती हूँ हाँ जाना चाहिए, और उन्होंने अपने आप को इतना डेवलप भी किया है कि इतनी बड़ी तादाद में टूरिस्ट वहाँ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। आप उठाकर देखें तो पहले थाईलैंड क्या था और अब आज थाईलैंड और मलेशिया के एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो कितना डिफरेंस है। करेंसी उनकी बात है बड़ी ऊपर जा चुकी है अब तो। बहरहाल ट्रैवल बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, ट्रैवल करते रहना चाहिए। इससे एक तो आप जो है सीखते हैं, सीखते भी रहते हैं, और फिर आपकी ज़िंदगी में बड़ा इसका असर पड़ता है सफ़र करने का।
ऐसा नहीं है कि एक ही जगह आप स्टक होके बैठे हुए ना तो फिर आप वहीं रह जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा आप सफ़र करते हैं ना, साल में कम से कम एक बार तो ज़रूर निकलना चाहिए भाई कहीं ना कहीं। और जैसे मैंने भी शो के आगाज़ में भी कहा ना, वीकेंड आ गया तो आप कम से कम कोशिश ये करें सी साइड चले जाएं, किसी पार्क में चले जाएं, अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें। नहीं चलें ये कर लें, फिर सेकंड फेज़ क्या ज़रूरी नहीं है हमने थाईलैंड, मलेशिया, बैंकॉक, यूएसए और यहीं जाना है भाई। आप अपने जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पर खूबसूरती इतनी ज़्यादा है कि आप वहाँ पर भी चले जाएं तो आप इतना रिलैक्स फील करते हैं, इतना हेवनली फीलिंग आपको आ रही होती है कि वो भी आपके लिए बहुत अच्छा और एक मस्बत चेंज आता है। तो बिल्कुल अपनी फैमिलीज़ के साथ प्लान किया कीजिए। छुट्टियाँ थी भी, अभी एक्सटेंड भी हो गई, अभी भी कुछ दिन बाकी हैं, जो नहीं गए वो जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, आगे प्लान कर सकते हैं। तो ये आपकी ज़िंदगी के लिए, चेंज के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसी बात के साथ ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। देख रहे हैं कि कराची में गैर कानूनी तौर पर बिलबोर्ड्स हटाने का भी कहा गया है, पहले भी कहा गया और इस वक्त अभी ये भी कहा गया कि तेज़ हवाएं चलेंगी। तो उससे पहले हर दफ़ा सीज़न से पहले ये हो रहा होता है, लेकिन आपको पता है कि कराची में जो बिलबोर्ड्स, खासतौर पे 2 हेकल बिलबोर्ड्स जो हैं वो माजी में भी हादसात का सबब बनते रहे। इस पर कई मरतबा अदालत, इस सीज़न में तो बहुत ज़्यादा होता है, अदालतों से कई मरतबा ये ऑर्डर्स जारी हुए कि भाई ये इनको हटाया जाए और ये भी चेक किया जाए कि अगर कोई जो लगे हुए भी हैं तो उनके लिए हिफाजती इंतजाम क्या किए गए हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा कराची में इसको हम माफिया कह सकते हैं, क्योंकि ये मार्केटिंग के हवाले से मामला है और जिसको डीएमसी, केएमसी ये दोनों इदारे उसको देखते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो हमारे पेडिस्ट्रियन ब्रिजेज हैं उस पर भी आपने देखा होगा कि बड़े बड़े वो लगे हुए होते हैं। और इसके अलावा चारों तरफ आपको शारे फैसल पे भी नज़र आएंगे, शारे पाकिस्तान पे भी नज़र आएंगे, हर जगह पर ये बिलबोर्ड्स लगे हुए होते हैं। तो इसमें तो एक तो मैं आपको ये बात बताऊं कि ये सारे के सारे कानूनी नहीं होते, ऐसा ही है, ठीक है ना। इसमें से तकरीबन 60% जो है वो इलीगल होते हैं और बाकी 40% में अगर कोई कानूनी कार्रवाई हुई भी होती है तो उसमें वो हिफाजती इंतजामात को मुकम्मल नहीं कर पाते जिसकी उनको ज़रूरत है। तो अभी बहरहाल कमिश्नर साहब ने बड़ा अच्छा फैसला किया, लेकिन देखना यह है कि कमिश्नर साहब के फैसले के बाद ये बिलबोर्ड्स हटते हैं या नहीं हटते, क्योंकि ये फैसला कल किया गया है और कल के बाद तजावुज़ात के खिलाफ भी आया, नहीं हटे। कमिश्नर कराची भी थे, मेयर कराची भी थे ऐसे ही है और जो है वो सिंध हाई कोर्ट भी थी। बहुत जगह अभी भी तजावज़ात कायम है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, मगर 2-3 महीने हो गए इस ऑर्डर को। तो क्या होगा, कितनी तजावज़ात हट गई, कितनी सड़कें अभी भरी हुई तजावज़ात से। यही मुहिम चलाते हैं और अपना कोई ना कोई जुगाड़ करते हैं इस सिस्टम को बेहतर करने के लिए, रेट बढ़ाने के लिए। आए दिन पार्किंग के ख़िलाफ़ मुहिम होती है, फिर पार्किंग वहीं मौजूद होती है, यानी गैर कानूनी पार्किंग, और ख़ुद बल्कि प्राइवेट लोग जो हैं पार्किंग के पैसे वसूल कर रहे होते हैं। तो ये हमारे यहाँ होता रहता है, आए दिन एक मुहिम चलती है, लेकिन उसके बाद फिर सब चीज़ ख़त्म। तो बिलबोर्ड्स का जो मामला है ना, इसमें मैं आपको बताऊं कि रेवेन्यू भी जनरेट होता है लाखों रुपए, ऑब्वियसली भाई, ठीक है। लेकिन इसमें मज़ेदार बात यह है कि करोड़ों रुपए इसमें ब्लैक मनी होती है। मतलब लाखों रुपए जो है वो तो रेवेन्यू और कागज़ की सूरत में और बैंक में पेड जो अमाउंट होता है जो सरकारी ख़जाने में जाता है वो अलग है। उसके अलावा जो उसमें करप्शन के मामलात हैं वो भी बहुत मरतबा सामने आ चुके हैं। और फिर हमने ये भी देखा कि ख़ास तौर पे शारे फैसल की अगर हम बात करें तो उस पर कई मरतबा पाबंदी लगी कि भाई आप जो है दीवारों पर या जो चौक्स बने हुए हैं वहाँ पर आप कुछ ना लगाएं। लेकिन हमने देखा कि वहाँ पे बड़ी अच्छी रोशनी भी होती है, बड़ा अच्छा सा लगता है वैसे वहाँ जाते हुए, एक अच्छा मैसेज भी आपको मिलता है ना कि भाई कितना खूबसूरत सा शहर है। लेकिन अदालत की पाबंदी तो है कि उसके लिए भी ना एक मैकेनिज्म बना लें कि ठीक है भाई आप इतनी हाइट पे नहीं कर सकते, इतने वेट तक आप रख सकते हैं, उस तरह से आप प्रॉपर जो है उनको एक SOP दे दें कि उसको फॉलो करते हुए। जैसे हमने देखा भी इंडस्ट्रियल एरिया में मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं उन्होंने अडॉप्ट कर ली चौरंगियों को और उसके बाद उन्होंने बनाई भी, उनको रिन्यू भी किया, अपनी सेल्फ ब्रांडिंग भी की और वो उसका आप टेक केयर भी कर रहे हैं। तो खूबसूरती में तो इजाफा होता है उससे, और लेकिन वो ये कि आप एक SOP रख दें कि आप इस पैरामीटर के साथ वो कर सकते हैं, तो चलें, कम से कम कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लेगा और शहर भी खूबसूरत आपका नजर आएगा। SOPs बननी भी चाहिए और उस पर अमल दरामद भी अपनी बनाना वही वाली चाहिए। बात है, ठीक है, उसके बाद कमाएं जी, सब कमाते हैं, लेकिन ये कि लोग तो बचे ना। एक बिलबोर्ड के गिरने से अगर 10 मोटरसाइकिलें तबाह हो जाती हैं और अगर कुछ लोग उसमें जख्मी हो जाते हैं तो वो किस खाते में गए? ये सबसे वर्स्ट सीजन है इस तरह के हादसा। दरख्त गिरते हैं, बिलबोर्ड्स गिरते हैं इस मौसम में, पानी से, हवा से। एक उसकी
एक सिक्योरिटी देखें, चेक करें किस तरह से वो महफूज रह सकता है। और दुनिया भर में मैंने देखे बड़े बड़े बिलबोर्ड होते हैं, हर जगह होते हैं। हमारे यहाँ समझते हैं अछूती कोई चीज़ है, ऐसे नहीं है भाई। उसको आप कानून के दायरे में लाके बेहतर करें, ना कि सिर्फ पैसे वसूल करने का बहाना। आउटडोर एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन है, उससे सेटिंग कर लेते हैं कि अभी हम कोई मुहिम शुरू करेंगे, उसके बाद होगा ये होगा। 10 तरह के चक्कर चल रहे होते हैं। लेकिन अमली तौर पे जो काम है, ब्यूरोक्रेसी का ये हाल है यहाँ पे कि बस कोई मुहिम शुरू करेंगे सिर्फ अपने कमाने के लिए, उसके बाद फिर खामोश आएंगे ताकि रेट बढ़ जाए, अब और ज़्यादा पैसा लेंगे उनसे। पैसे वही, जैसे मिराज भाई ने बताया, बात ठीक है, लाखों रुपए सरकारी ख़जाने में आते हैं सरकारी तरीके से, एक कागज़ी कार्रवाई से, लेकिन करोड़ों रुपए इसमें बैक हैंड वो अंडर द टेबल बिल्कुल होता है इसमें। तो वो बेहतर करने की ज़रूरत है, चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है, ना कि उसको अब ख़त्म कर दें। सही। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है ना वो इजाफे की वजह से क्या हुआ, उसकी फ़रोख्त में कमी आई है। अगर पिछले साल का डाटा उठा के देखें और आज तक डाटा उठा कर देखें तो तकरीबन हमें 11% तक उसमें कमी नज़र आ रही है। वजह मुझे जो नज़र आ रही है वो तो यही है कि भाई इतना ज़्यादा जब आप चार्जेस बढ़ा देंगे तो हर चीज़ की कीमत में फिर वही वाली बात है, तलब और रसद की बात हो जाती है। लोगों के परचेजिंग पावर ही इस वक्त ख़त्म हो चुकी है। दो वजूहत हैं। एक वजह तो आपकी बिल्कुल बात बेजा है कि महंगाई और उसकी वजह से भी लोगों ने ज़रा ट्रैवल कम करना शुरू कर दिया। गाड़ियाँ रोडों पे कम हो गई हैं, गाड़ियाँ पहले जैसी नहीं हैं। अब पहले जो, क्योंकि हमारा जो ट्रैफिक पुलिस से रब्ता रहता है ना, तो वो ये कहते हैं कि जो फ्लो गाड़ियों का पहले होता था उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है। अच्छा, लोगों ने ये कम किया। अच्छा, सेकंड इसका जो सबसे बड़ा मसला है वो है स्मगलिंग। जो ईरानी डीजल और ईरानी जो पेट्रोल है उसकी स्मगलिंग अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है ना। मंगो पीर के रास्ते, सुरजानी टाउन के रास्ते, हब के रास्ते, मॉस्को के रास्ते अभी भी पहले से कम हो गया है, सख्ती ज़्यादा है लेकिन आ रहा है। तो एक वो वजह है। दूसरी वजह महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई है कि लोगों ने जो लंबा ट्रैवल करते थे उन्होंने इसको शॉर्ट किया है। वो किसी रूट उन्होंने अच्छा सा देख लिया, क्योंकि आजकल ट्रांसपोर्ट की अच्छी बसेज आ गई हैं, तो वो उसमें अपने ट्रैवल कर रहे हैं। तो वो 200 रुपये में और 300 रुपये में आना जाना कर लेते हैं। और अपनी गाड़ी में जब निकलते थे तो 2000 रुपये का पेट्रोल लगता था। तो लोगों ने इसको भी मैनेज किया। दो वजह आते हैं, एक महंगाई और दूसरी स्मगलिंग। दोनों चीज़ों पर काबू पाना काम तो हुकूमत का ही है, लेकिन हम देख रहे हैं काफ़ी अरसे से कि हुकूमत इस पर कहीं भी हमें संजीदा काम करती हुई नज़र नहीं आई। अच्छा, देखिए ये सही कहा है मिराज भाई ने कि स्मगलिंग मुझे लगता है ज़्यादा इसमें अमल दखल है, क्योंकि आप बल्दिया हब आखिरी है, हब नदी है ना, हब नदी तक कराची है, वहाँ तक आबादी पहुँच चुकी है कराची की ना। हब नदी सिर्फ क्रॉस करें आप, यानी, और वहाँ पे आपको छोटे छोटे हर 100 गज बाद छोटे छोटे पेट्रोल मिलेंगे, एक एक छोटी सी दुकान में। तो वो आपको वहाँ से इजीली आप पेट्रोल भर के लाते हैं यहाँ पर, और उनको काफ़ी फ़र्क पड़ता है। मेरे ख्याल मिराज भाई आधे का फ़र्क पड़ता होगा, कितना आधे से ज़्यादा, तो आधे तकरीबन आधे का फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे 300 है तो वहाँ पे 200 या 150 होगा। बिल्कुल आधे, तकरीबन आधे। लोग अगर किसी ने अपनी गाड़ी में 8000 का पेट्रोल को कार में डलवाता है, अगर वहाँ से डलवाएगा तो उसको 4000 या 5-6 हज़ार का पड़ेगा, तो 2000 का फिर भी बचत है। तो इस तरह वो काफ़ी पेट्रोल वहीं से आ रहा है, क्योंकि वो सिर्फ नदी के उस पार बहुत सारी जगह मिलेगा आपको पेट्रोल इजीली। सही, बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच महराज भाई, आपका भी शुक्रिया। जावेद भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जाते जाते माल के हाल पर नज़र डालेंगे और फिर ब्रेक लेंगे। बात करेंगे इस वक्त, अभी हम जैसे थोड़ी देर पहले भी बात करते कि जमात इस्लामी जो है वो शहर भर में धरना दे रही है, और उसका मकसद यही है कि बिजली, गैस और पानी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं और इश्यूज़ हैं उनको हल कराना है। दूसरी तरफ हम अभी भी मुस्तकिल ये बात कर रहे होते हैं कि IPPs के ख़िलाफ़ जो है वो इस वक्त आवाज़ उठाई जा रही है, और बहुत ज़्यादा कैपेसिटी चार्जेस के हवाले से बात हो रही है कि ये बहुत आवाम के कंधों पर बोझ है। आवाम के कंधों पर होने के साथ साथ जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो भी इस बारे में अब आवाज़ उठा रहे हैं, और वो यही कह रहे हैं कि बिज़नेस करना जो है वो परेशानी का बायस होता जा रहा है, और जो चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। सुबह भी मैंने खबर आपसे शेयर की थी जिसमें हम ये भी देख रहे थे कि ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन जो है वो भी कैपेसिटी चार्जेस पर सरापा एहतजाज, उन्होंने भी यही कहा कि हमें जो बिजली है 16 सेंट से भी जो है वो जायद की सतह पर पहुँच चुकी है, जबकि बिजली का 1 यूनिट कराची में 60 रुपये से ज़ायद हमें मिल रहा है। तो ऐसे में इंडस्ट्री लगाना या इंडस्ट्रीज़ का चलना ये एक बड़ा चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है, चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। इसी हवाले से तमाम चीज़ों को हम शामिल करेंगे, बात करेंगे। मेरे साथ रेहान जावेद साहब मौजूद हैं जो कि काटी को रिप्रेजेंट करते हैं और नेपरा और ओगरा स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम रेहान साहब, कैसे हैं आप? ओवरऑल जो अभी सिनेरियो है, सबसे ज़्यादा बात हो रही है बिजली के बिलों के हवाले से, चाहे वो आम आदमी हो चाहे वो बिज़नेस कम्युनिटी हो, सबके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह हैं,
और फिर IPPs के ख़िलाफ़ जो है वो सबसे ज़्यादा अभी हम देख रहे हैं कि एक बहस छिड़ चुकी है, जिसमें कैपेसिटी चार्जेस उसका शिकार अवाम भी हैं और बिज़नेस कम्युनिटी भी है। तो इस वक्त क्या हो रहा है, और के इलेक्ट्रिक के तो सभी डसे हुए हैं। तो रेहान साहब, किस तरह से जाना, क्या रोल मॉडल होना चाहिए, क्या बिज़नेस कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बताइए। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जिस तरह आपने बताया पूरे पाकिस्तान में इस वक्त टैक्सेस से ज़्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है उस वक्त बिजली के बिल हैं। हमारी इंडस्ट्रीज़, हम रोज़ एक इंडस्ट्री के सुनने की बात बंद होने की सुनते हैं। कोई शेड्स किराए के लिए अवेलेबल है। आप खुद माशाल्लाह आपका स्टूडियो जो है उस वक्त एक इंडस्ट्रियल एरिया में है, जो कि किसी इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो ये आपके सामने, आप किसी से भी पता कर लें तो यहाँ पर पूरा हमारा इंडस्ट्रियल एरिया जिसमें 4,500 इंडस्ट्रीज़ थी, अब वो कम हो के मेरे ख्याल में 3,500 भी शायद इंडस्ट्रीज़ नहीं रहेगी। बाकी रोज़ एक इंडस्ट्री बंद होने की बात है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे यहाँ बिजली बहुत महंगी है। हम पूरी दुनिया में जाके बात करते हैं कि हमारे मुल्क में लाके इन्वेस्टमेंट करें, वो इन्वेस्टमेंट किस चीज़ में करेंगे? कोई फैक्ट्री लगाएंगे या कोई इंडस्ट्री लगाएंगे। और जब वो इंडस्ट्री लगाने के लिए अगर वो तब आएंगे जब आपके पास बिजली का रेट आपका दुनिया में सबसे कम होगा, या दुनिया का कंपटीशन के हिसाब से होगा। चाइना में 6 से 8 सेंट की बिजली है, बांग्लादेश के अंदर 6-7 सेंट की बिजली है, इंडिया में 9 सेंट की बिजली है, हमारे यहाँ 16.5 सेंट की बिजली है। उसके ऊपर टैक्सेस अलग हैं। ये 16.5 सेंट तो सिर्फ आपकी बिजली की प्राइस है। टैक्सेस इसके ऊपर लगते हैं, जो 18% सेल्स टैक्स लगता है, इनकम टैक्स की जो एडजस्टमेंट आती है। ना रेजिडेंशियल कंज्यूमर सर्वाइव कर सकता है, ना गरीब आदमी सर्वाइव करता है, ना कोई इंडस्ट्रियलिस्ट सर्वाइव कर सकता है। अब इसकी जब ये गौहर एजाज साहब ने और SM तनवीर साहब ने, हमारे लीडरान हैं, हमारे लिए मतलब उन्होंने एक आवाज़ उठाई कि जी अब बिजली को गवर्नमेंट से बार बार, हम पिछले 4-5 साल से हम कह रहे हैं कि ये बिजली का रेट बढ़ रहा है। हम हर नेपरा की हियरिंग में जाते हैं, हम गवर्नमेंट को लेटर्स लिखते हैं, हर जगह उनसे सवाल पूछते हैं कि जी बिजली का रेट बढ़ रहा है, आप इसको कम करें, तो उनका जवाब कोई नहीं आता। इस साल क्या हुआ कि जी जब नेपरा का टैरिफ डिटरमिन हुआ, 35.5 रुपये एवरेज टैरिफ, उसमें कोई 18 रुपये 39 पैसा सिर्फ कैपेसिटी चार्जेस थे, जो टैक्स लगा के 24 रुपये बनते हैं। जब ये 18 रुपये 39 पैसे का फिगर देखा तो गौहर एजाज साहब और तनवीर साहब ने फिर उसके ऊपर फौरन एक्शन लिया, और इस पर एक मोहम्मद अली साहब की रिपोर्ट थी, वो मिल गई इंटरनेट से। उसके बाद फिर जब इनके ऊपर पूरी इंक्वायरी, पूरी रिसर्च की गई, अब FPCCI, कोरंगी एसोसिएशन, एप्टमा, कोई भी एसोसिएशन ऐसी नहीं है जो रिसर्च के बगैर बात करती है। हमारे पास सारा डेटा मौजूद है, हमारे पास तमाम कैपेसिटी पेमेंट्स जो इनको प्लांट्स चलें या ना चलें इनको की गई हैं, उसका डेटा हमारे पास मौजूद है। ये बिल्कुल गलत हो रहा है। गवर्नमेंट अपनी, देखिए अब इसकी शेयर होल्डिंग कुछ इस तरह है कि गवर्नमेंट के अपने जो पावर प्लांट्स हैं वो 52% ऑफ कैपेसिटी बनते हैं IPPs में, टोटल IPPs में है। 23% जो है वो प्राइवेट सेक्टर के हैं, 25% अप्रॉक्सीमेटली जो है वो है चाइना के IPPs। अभी हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें। गवर्नमेंट अपने पावर प्लांट्स को कैपेसिटी पेमेंट दे रही है। भाई आपकी गवर्नमेंट का जो उसका लोन का या डेट का जो परसेंटेज है वो तो अपनी जगह पर है, वो तो गवर्नमेंट ने पे ऑफ करना है। हम ये नहीं कह रहे कि आप वो पे ऑफ ना करें, हम ये कह रहे हैं आप उसको या तो रिस्केड्यूल करा लें, और कैपेसिटी पेमेंट्स जो आप 50% से ज़्यादा कैपेसिटी पेमेंट्स तो गवर्नमेंट को खुद जा रही हैं, गवर्नमेंट की अपनी प्राइवेट पावर प्लांट्स को जा रही हैं। हम उनसे ये कह रहे हैं कि आप ये हिसाब लगा लें। अब मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बता देता हूँ कि क्या जो आप अपने पावर प्लांट को पेमेंट कर रहे हैं, क्या उसका खर्चा उतना है, या उससे जो डेट की पेमेंट करनी है उतनी है? अगर वो नहीं है तो आप उसको एक्सेस पेमेंट तो नहीं कर रहे। ये तो आपका है गवर्नमेंट। बहुत सारे तो पावर प्लांट्स ऐसे हैं जो कि फंक्शनल हैं ही नहीं और प्राइवेट हैं, और उनको पेमेंट्स जा रही हैं और साल से जा रही है। तो गवर्नमेंट की ये भी जिम्मेदारी है ना रेहान साहब कि आप उनको कम से कम रेगुलेट ही करा दें। जब आपके यहाँ तलब और रसद का इतना मसला है कि आपके यहाँ जो है वो कंजम्पशन कुछ और है, जनरेशन कुछ और है, तो सीरियसनेस का मुजाहरा ही नहीं। ये तो चीज़ें सामने आ गई, तो हमारे यहाँ ये सब कुछ इस वक्त इतनी बहस छिड़ी है। रेहान जावेद साहब, इस वक्त जो नेपरा और ओगरा कमेटी आप लोगों ने बनाई है, स्टैंडिंग कमेटी जो रिप्रेजेंट कर रही है काटी को, वो किस तरह से प्रोजेक्ट कर रही है इन चीज़ों को, और वो क्या काम कर रहे हैं अभी इस हवाले से? देखिए, अगर गवर्नमेंट ने, हम देखें, हमारा काम ये है कि हम गवर्नमेंट को हाईलाइट करते हैं। जब कोई नेपरा की हियरिंग होती है या ओगरा की हियरिंग होती है, उसमें जो कैलकुलेशंस वो हमें पहले प्रोजेक्टेड मिल जाती हैं या वेबसाइट पे अवेलेबल होती हैं, हम उसको एवेलुएट करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं प्रॉपर तरीके से उसकी कि ये सही है या गलत है। ठीक है। फिर हम रिकमेंड करते हैं गवर्नमेंट को हियरिंग्स के अंदर। नेपरा और ओगरा रेगुलेटर हैं हमारे, उनको हम रिकमेंड करते हैं। फेडरल गवर्नमेंट को हम मिनिस्टर अवैस लगारी साहब को उनको लेटर्स लिखते हैं, उनको अपनी प्रोजेक्शंस भेजते हैं। सही नहीं, तो उसका आउटकम क्या होता है? क्योंकि मैंने बिजनेस कम्युनिटी को हमेशा एक तहफ़्फ़ुज़ात सुनते हुए देखा है कि वी आर नॉट ऑन बोर्ड विद द गवर्नमेंट।
तो हमें जो है वो इस तरह से मुशावरत में या चीज़ों में या फैसलों में शामिल नहीं किया जाता। अभी आप यहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं, चलें अदालतों तक भी जाते हैं, तो क्या उसकी जो है ना वो मैं आपको outcome उसकी एक होता है? मिसाल देता हूँ। अभी एक सबसे आसान हल जो निकाला गया था वो ये था कि जी कंपेटिटिव मार्केट, बिजली की एक मार्केट, जिस तरह बिजली, जिस तरह सब्जी की या गोश्त की मार्केट होती है, इस तरह बिजली की एक मार्केट बना दी जाए। ठीक है, वो मार्केट बन रही है, उसकी कंसल्टेटिव सेशंस हो रहे हैं और उसके अंदर कोई बिजनेस कम्युनिटी से पार्टिसिपेशन नहीं है। वही ब्यूरोक्रेट्स इस्लामाबाद में बैठ के आपस में बात कर रहे हैं, सही, खुद फैसले कर रहे हैं ना, उनको कुछ समझ में आती है इंडस्ट्री ने किस तरह चलना है, इंडस्ट्रियलिस्ट को पता होगा या ब्यूरोक्रेट को पता होगा। आप इंडस्ट्रियलिस्ट को ऑन बोर्ड लें, आप एक कमेटी बनाएं इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, ये सारे फैसले करने से पहले आप इंडस्ट्रीज को ऑन बोर्ड लेके और उनके साथ चला करें। या तो आपने ऐसे नॉन टेक्निकल लोग रखे हुए होते हैं जिन्होंने अपने दफ्तर से बाहर कदम नहीं रखा हुआ होता, इस्लामाबाद से कराची कभी आए नहीं होंगे या लाहौर कभी गए नहीं होंगे किसी इंडस्ट्रियल एरिया में, किसी फैक्ट्री में भी शायद दाखिल नहीं हुए होंगे, उनसे आप फैसले करवा रहे हैं। सही, आप PBIB पाकिस्तान जिनका जो IPPs को लगाने वाला, चलाने वाला, प्रपोजल देने वाला, पॉलिसी मेकिंग वाला जो इनका डिपार्टमेंट है या एक जो गवर्नमेंट का अपनी एक एजेंसी है, प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड, वो पिछले 20 साल से क्या कर रहा है? आज उसका किसी ने नाम भी नहीं लिया। हाँ, अभी तक किसी ने उसको पूछा नहीं है कि ये IPPs का जो मसला बना है ये हल क्या है। देखिए, हम जो प्रोजेक्शन कर रहे हैं और इंडस्ट्री बंद होगी, हम सब काम बंद करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, ये हम नहीं करेंगे, खुद ही बंद होंगी। जब आप लोग हमसे माल खरीदने वाले नहीं होंगे, आप कंज्यूमर हैं, जब हम कोई चीज़ बनाएंगे और आप खरीदने वाले नहीं होंगे, जब हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री बंद होगी। ठीक। अच्छा रेहान साहब, कल मैंने एक और ख़बर भी ये देखी कि अभी आप, क्योंकि आप भी रेगुलेटर अथॉरिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा जो है वो करीब से देख रहे हो, अदालतों में भी जो है उनके सारी चीज़ों के साथ जा रहे हैं। कल मैंने देखा कि मुराद अली शाह साहब ये कहते हैं, तजवीज़ आई है कि सिंध इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए। तो क्या वाकई नेपरा ओगरा होते हुए भी इसकी एक ज़रूरत है, नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रिक का सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि अगर नेपरा उसको कुछ हिदायत भी जारी करे, जैसे लोड शेडिंग को काबू पाने के लिए कहा गया, नहीं सुनते। ये भी कहा गया कि बारिशों में या हीट वेव में लोड शेडिंग नहीं होगी, नहीं सुना। इंडस्ट्रियल जोन को जो हिदायत जारी की जाती हैं उसके लिए भी हम देख रहे होते हैं कि इलेक्ट्रिक की तरफ से कोई सुनवाई नहीं है, नेपरा क्योंकि उसको रेगुलेट करती है। तो आप समझते हैं कि इसकी ज़रूरत है, नहीं है, या ये वाकई बेहतर तरीके से हो सकता है कि सिंध में अगर आप इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी अथॉरिटी बना लेते हैं या एक और बॉडी कोई कम्पिटिटिव आके खड़ी हो जाए? बिल्कुल ज़रूरत है। देखिए, प्रोविंसेस के पास 18वीं तरमीम के बाद प्रोविंसेस के पास पावर्स को डिवॉल्व करना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट्स बननी चाहिए, रेगुलेटरी बॉडीज भी हमारी सेपरेट होनी चाहिए और नेपरा को एज अ ग्रैंडफादर रोल प्ले करना चाहिए। नेपरा को ऊपर रह के छोटी रेगुलेटरी बॉडीज को उनकी एक तो डिस्टिंक्शन होनी चाहिए, उनकी बाउंड्रीज डिफाइन होनी चाहिए। अब कराची का मसला है, हमने कराची में या हैदराबाद में, अभी हैदराबाद चेंबर ने काफ़ी शोर शराबा किया वहाँ पे लोड शेडिंग के अंदर। अब अगर वो नेपरा को कंप्लेन करेंगे, नेपरा हेस्को को लिख देगा, हेस्को का 2 महीने बाद जवाब आएगा और 2 महीने के बाद वो जवाब की कॉपी लगा के नेपरा उनको हैदराबाद चेंबर को भेज देगा कि जी ये ले लीजिए, आपके पास जवाब आ गया। उस कंप्लेन पे काम ही कोई नहीं होगा। जब आप रेगुलेटरी बॉडी बनाएंगे सिंध की अलग सेपरा बनाएंगे तो कम से कम वो सिंध वालों के लिए, कराची वालों के लिए, हैदराबाद सक्कर के लिए अप्रोचेबल होगी, हमारे फैसले जल्दी होंगे। नेपरा के ट्राइब्यूनल में कोई फैसला आ जाता है वो महीनों महीनों पड़ा रहता है और उनके ऊपर काम का बर्डन इतना है कि वो पूरे पाकिस्तान को देख रहे हैं और इवेंचुअली हमें अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज और डिस्कोस को भी प्रोविंसेस के हैंडओवर करना पड़ेगा। जब तक हम ये काम नहीं करेंगे तब तक हम इस मैनेजमेंट को, इस सिस्टम को ठीक नहीं कर सकते। तो तजवीज़ तो आइए, आप समझते हैं कि फ़ौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर इसको खड़ा कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ होता ही है कि जी बातें हो जाती हैं, अदारे भी बन जाते हैं, लेकिन फिर वही वाली बात कि परफॉर्मेंसेस बहुत जो है वो चैलेंज हो जाती है। देखिए, अगर नहीं खड़ा करेंगे इसको फौरी तौर पे, ये मुराद अली साहब का बहुत अच्छा फैसला है। सेपरा को फौरी तौर पे लॉन्च करना चाहिए ताकि हमारे लोकलाइज प्रॉब्लम्स, सिंध के प्रॉब्लम्स जो हैं या सिंध के शहरियों के प्रॉब्लम्स हैं वो यहीं से हैंडल हो। अगर किसी की कंप्लेन है तो इस्लामाबाद जाएगा कंप्लेन देने के लिए या वो इस्लामाबाद लेटर लिखेगा, फिर वहाँ से जवाब आने का इंतजार करेगा। सिंध के सेपरा के दफ्तर में जाके कम से कम कंप्लेन तो फाइल कर सकेगा या उस पर एक्शन तो करवा सकेगा। सेपरा का क्याम बहुत ज़रूरी है और इसको हमें फौरी तौर पर लॉन्च करने की ज़रूरत है। इस वक्त मैं देख रही हूँ कि जितनी भी बिज़नेस कम्युनिटी है, चाहे अभी हमने देखा कि होलसेल और ग्रॉसर्स हों, उन्होंने विद होल्डिंग टैक्स के ख़िलाफ़ जो है ना उन्होंने हड़ताल की, बंद किया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जैसा भी मैंने कहा, ख़बर भी आपके साथ शेयर की कि वो भी कह रहे हैं कि जो IPPs हैं और कैपेसिटी चार्जेस हैं उसके ख़िलाफ़ और फिर बिजली के बिलों के ख़िलाफ़ वो भी आवाज़ उठा रहे हैं। यानी किसी भी इंडस्ट्री को आप उठाकर देख लें, वो अपनी अपनी जगह पर मसाइल का शिकार है और बिज़नेस मुतासर हो रहा है। तो ऐसे में क्या फौरी तौर पर जो है वो मेजर्स लेने की ज़रूरत है कि बिज़नेस कम्युनिटी को भी सपोर्ट मिले और जो है हमारे यहाँ एक्सपोर्ट भी बेहतर हो सके और जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उस पर भी काम किया जा सके? देखिए, जिस वक्त आप पिछले 20 साल में जिस तरह हमारे यहाँ रेजिम्स चेंज हुए, हो सब क्या आ रहा है
ये हो ये रहा है कि जी हम लॉस करते जा रहे थे और आज वो लॉस पहले हम बर्दाश्त कर रहे थे कर्जे लेके, आज वो लॉस हमसे बर्दाश्त नहीं हो सही रहा। बात। कभी हुकूमत आ रही है, कभी हुकूमत जा रही है, हम जितनी पॉलिसीज बदलते हैं उससे ज़्यादा हम हुकूमतें बदल देते हैं। तो इसका हल ये है कि जी गवर्नमेंट लेवल के ऊपर बिजनेस कम्युनिटी में, अब अगर वेजिटेबल वाला आपसे विदहोल्डिंग टैक्स के खिलाफ या रिटेल टैक्स के खिलाफ हड़ताल कर रहा है, तो आप एक कमेटी बना दें। तो जाने से पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे, रेहान जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक और ख़बर ये भी है और बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है रेहान साहब, कि हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने जो है वो बिजली के बिलों की अदायगी के लिए 10 दिन की मोहलत देने का ऐलान किया। उसमें जो है वो यूनिफॉर्म पॉलिसी के तहत कि इलेक्ट्रिक शामिल नहीं है, कराची के अवाम के लिए रिलीफ नहीं है, क्यों? देखिए, जो लेटर निकला है मिनिस्ट्री की तरफ से, उसके अंदर डिस्कोस के तमाम चेयरमैन को एड्रेस किया गया है, सीईओज़ को एड्रेस किया गया है, लेकिन उसमें के इलेक्ट्रिक का कहीं जिक्र नहीं है। और जब हमने के इलेक्ट्रिक को अप्रोच किया तो उनके पास की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और ये जो लेटर निकाला गया है ये इस वजह से निकाला गया क्योंकि अभी डिस्कोस ने दोबारा ओवर बिलिंग की है अप्रैल टू जून के महीनों में, और वो उसके ऊपर नेपरा ने एक रिपोर्ट बनाई है जो अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन उस पर एक्शन लिया गया और वज़ीर आज़म साहब ने बड़ा भरमी का भी इज़हार किया उसके ऊपर। उसकी वजह से पूरे कराची के अलावा पूरे पाकिस्तान के अंदर उन्होंने 10 दिन के लिए बिलिंग डेट्स एक्सटेंड की है ताकि लोग आवाम पे ज़्यादा बर्डन ना पड़े। लेकिन अभी तक कराची की कोई इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं जौहर अली कंधारी साहब, उन्होंने इसको हाईलाइट भी किया मीडिया पे आके, और काफ़ी मतलब शोर मचा रहे हैं लोग इसके ऊपर कि कराची के साथ डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है। लेकिन हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हुकूमत जो आज या कल में नोटिफिकेशन निकाल देगी और कराची के जो कंज्यूमर्स हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। नहीं तो यूनिफॉर्म पॉलिसी के तहत तो एक ही हुक्मनामा जारी होता है, उसमें सबके लिए ऐसा अगर आ जाता तो कौन सा ऐसा मुजायका था, कौन सा ऐसे बड़े हर्डल्स थे जो नहीं हुआ? बिजनेस कम्युनिटी भी इफेक्टेड है और आम सारिफिन भी इफेक्टेड है। कराची को जो है ना अक्सर भूलाया जाता है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा मतलब कौन है कराची? मतलब माशी शहर है, हब है, यहाँ पर इतनी बड़ी वही वाली बात के 7 इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, कमा के दे रहा है आपको, पोर्ट है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद जब कोई इस तरह का फैसला आता है तो वाई कराची इज बीइंग नेग्लेक्टेड? ये सवाल देखें आपको गवर्नमेंट से करना चाहिए। और कराची को आज से निगलेक्ट नहीं किया जा रहा, पिछले 15 साल से हम ये शोर मचा रहे हैं कि कराची में ना पानी है, कराची में ना सीवरेज का निज़ाम है, ना कराची के अंदर आपने कोई इंडस्ट्री को मुराद दी हुई है, ना यहाँ पे इंडस्ट्री के लिए कोई रिलीफ दिया गया आज तक। इवन ये कि आप देख लें हमारी कुरंगी एसोसिएशन अपनी फैक्ट्रियों का जो गटर का जो सिस्टम है और जो सीवरेज की सफाई है वो भी हमें खुद करनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इंडस्ट्रियल एरिया की अभी आपने बात की, आप रिप्रेजेंट भी करते हैं काटी को, तो मुझे इस जहन में अभी क्योंकि मौसम ऐसा है और गुजर होता है यहाँ से, हमारा भी रूट है, तो मेरे जहन में बार बार एक सवाल आता है कि एक तो जो है ना सबसे ज़्यादा सेवरेज लाइंस का वहाँ पर इशू है कि जितना भी फुजला है वो वहाँ पर डिस्कार्ड हो रहा है और वो जा रहा है। दूसरी बात ही मुझे सबसे बड़ा एक मसला नज़र आ रहा है कि इतना हैवी ट्रैफिक होने के बावजूद जो जितनी आपकी मेन चौरंगियाँ हैं उनके अतराफ सड़कें टूटी हुई हैं, वो कारपेटिंग तो हो गई मेन सड़कों पर, लेकिन उसके बावजूद जितनी आप चौरंगियों से आप पास करते हैं तो ब्रूक्स के अलावा और एक चौरंगी के अलावा सिंगर, उसके अलावा सब टूटी हुई हैं। तो उसके लिए क्या आप लोग आवाज़ उठाते हैं? आपने लिखा है कि भाई हमें कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर तो दें। आप साइट एरिया जाकर देखें तो वहाँ तो सड़कों का इससे भी कोरंगी से भी बुरा हाल है। तो इस हवाले से क्या बात हुई है? क्या मुराद अली शाह साहब से एड्रेस करने की कोशिश करते हैं या आप लोगों ने कहाँ किन किन प्लेटफॉर्म्स पे जो है वो इस बारे में गुफ्तगू की है? देखिए, हमने हर प्लेटफॉर्म के ऊपर इस इशू को रेस किया है। ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे फॉरेन बायर्स ने भी आना होता है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होती है, हैवी ट्रैफिक चलता है यहाँ पे। यहाँ की नालों की सफाई करना वो काम हम खुद कर रहे हैं और बाकायदा हमारी उसकी कमेटी बनी हुई है, बाकायदा फोर्स हमने रखी हुई है, एक टीम पूरी मौजूद है इस काम के लिए और गवर्नमेंट को हमें इसमें सपोर्ट करना चाहिए। हमने सईद गनी साहब से भी हमारे पास काटी में आए थे, हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की है। हम मुराद अली शाह साहब को भी कई दफ़ा लेटर लिख चुके हैं कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ से पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है एक जगह के ऊपर, एक साढ़े मतलब इतने बड़े इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर आप अगर रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में सिंध गवर्नमेंट ने बात अब ज़रा सुनी है और मेरे ख्याल में वो इसको प्लान कर रहे हैं, तो इसके प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स बन रही हैं और होपफुली अगले 1 साल के अंदर ही काम शुरू हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, साइट एरिया हो चाहे वो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया हो, हमारा तमाम इंडस्ट्रियल के अंदर ज़रूरी है। अगर किसी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर आप चाहते हैं कि तरक्की हो, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, जब बारिश होती है रोडें टूटी हुई होती हैं, हमारी जो लोडिंग गाड़ियाँ होती हैं उनके एक्सल टूट जाते हैं, वो एक डिस्पैच का प्रॉब्लम होता है। कंटेनर्स में जाना होता है पोर्ट पे, वहाँ से एक्सपोर्ट होनी होती है, वो कंटेनर्स के जिन ट्रकों पे लोड हुए होते हैं वो रुक जाते हैं।
तो पाकिस्तान को ओवरऑल इसका नुकसान होता है। जब तक हम पाकिस्तान के नुकसान के बारे में नहीं सोचेंगे और पाकिस्तान का नुकसान ख़त्म नहीं करेंगे, हम आगे नहीं चल सकते। वेरी ब्रीफली, हम गवर्नमेंट से तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और चाहते भी हैं कि हुकूमत की जिम्मेदारी भी है, लेकिन मैं हमेशा ये बात एड्रेस करती हूँ कि कभी कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का जिक्र आ गया तो मेरे जहन में हमेशा वहाँ से ये सवाल आता है कि इस वक्त शजरकारी मुहिम पूरी जो हम शहर में जारी है, और रेहान साहब मैं कहती हूँ कि इसमें बिज़नेस कम्युनिटी या हमारी जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनका एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन ये हो सकता है कि ग्रीन बेल्ट्स बहुत गैर आबाद हैं अभी भी। अगर हम कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया पर नज़र डालें तो क्यों कंपनीज या बिजनेस कम्युनिटी मिलके उनको ग्रीन करने के लिए खुद भी काम कर सकते हैं? इतना तो रेवेन्यू इतने बुरे हालात अभी बिजनेस कम्युनिटी के नहीं है, तो इस हवाले से क्या हो सकता है? इस सीज़न को ये अवेल कर लें कि अगर हम ग्रीन बेल्ट्स को वाकई ग्रीन होता हुआ देख लें और एक एक कंपनी या एक एक जो है वो कोई बिजनेस ओनर या कोई भी इस तरह से आप कमेटीज़ बना लें और उसको जो है वो ओनरशिप दे दें कि भाई ठीक है आपने इस पैच को जो है वो आप देखें और ग्रीन कर सकते हैं। क्या इस हवाले से हो सकता है? टेक इट एज अ सजेशन प्लीज। बड़े मजे की एक बात बताऊंगा। काटी की तो पूरी कमेटी मौजूद है इसके ऊपर। अभी आपने देखा होगा यहाँ से आते वक्त GFS पार्क भी देखा होगा आपने। जी जी जी। और कोरंगी में काफ़ी जगहों पे हम ट्री प्लांटेशन जितनी हमें करने की कोशिश करते हैं, हम लोग कर रहे हैं। मगर आपको मैं एक बड़ी मज़े की बात बताऊँ, अगर मैं आज अपनी फैक्ट्री के बाहर बाग बनाना चाहता हूँ और उसमें दरख्त लगाना चाहता हूँ तो मुझे सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और जो टाउन यूनियंस हैं ये मुझे वो काम नहीं करने देंगी कि उसको इंक्रोचमेंट के नज़र उसमें देखती हैं। और अगर मुझे ये अपनी फैक्ट्री के बाहर एक दरख्त भी लगाना है या कोई छोटा सा पार्क बनाना है ग्रीनरी के लिए, आपको पता है कितना वेदर हमारा डिस्टर्ब हो चुका हुआ है और दरख्त लगाए बगैर हमारा गुजारा नहीं है। तो वो हमें लगाने की इजाज़त नहीं है। उसके लिए हमें पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, उसका चालान भरना पड़ेगा और उसके बाद हर साल हमें उसका टैक्स जमा कराना पड़ेगा कि हमने इस जगह के ऊपर दरख्त लगाए हैं। इससे बड़ा ब्लेंडर तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में और कोई नहीं हो। मेरे लिए तो ये बिल्कुल नई बात है, आप लेकिन इंडस्ट्री को ब्लेम नहीं करें, ये टाउन की जो मैनेजमेंट है और ये जो सिंध गवर्नमेंट है इसको देखना चाहिए। और कोई भी फैक्ट्री जो अगर अपनी फैक्ट्री के बाहर कोई भी अगर ग्रीन एरिया बनाना चाहती है या दरख्त लगाना चाहती है तो उसको उल्टा सपोर्ट करना चाहिए, इंसेंटिवाइज करना चाहिए। आप अपनी कमेटी में से ज़रूर हमें वो लोग सजेस्ट करें, हम उन्हें यहाँ शो में भी बुलाएंगे और म्यूनसिपल कमेटी से भी लोगों को बुलाएंगे ज़रूर, श्योरली हमें वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करें और हम यहाँ से कम्युनिटी को भी बुलाएंगे और चेयरमैन को भी बुलाएंगे कि भाई इन मसाइल को हल कराएं, क्योंकि ये वही वाली बात है। हम सब वही है कि आप अगले का पर्सपेक्टिव सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि मसाइल क्या हैं, लेकिन वही है कि मसाइल के हल की तरफ बढ़ना है, हम सब मिलकर ही कंट्रीब्यूट करें तो शायद कुछ हालात बेहतर हो सकते हैं। थैंक यू सो मच रेहान जावेद साहब, आपने वक्त दिया, आपकी आमद और वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर वक्त की तरफ बढ़ूंगी, वक्त के बाद हाजिर हूँ। जनाब, आज का हमारा जो मौजू है वो ये है कि हम आज बात करेंगे इनफर्टिलिटी इश्यूज़ के हवाले से, और ये जो इनफर्टिलिटी इश्यूज़ हैं एक तो जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी क्या वजूहात हैं कि और हमारे यहाँ विंडो क्या है, क्या हमारे यहाँ इनफर्टिलिटी में इजाफा हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब वैक्सीन्स लगती हैं तो लोग कहते हैं कि जी इससे जो है वो आपकी फर्टिलिटी इश्यूज़ जो है वो पैदा हो रहे हैं तो ना लगवाई जाएँ। इन तमाम मिथ्स को क्लियर करेंगे, इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात भी करेंगे, और जो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कंसेप्शन में और कंसीव करने में उनके लिए शो बहुत अहम है कि वो किस तरह से कर सकते हैं और उन्हें किन चीज़ों की और किस तरह की हेल्प की ज़रूरत होती है, और साथ साथ न्यूट्रिशनल जो वैल्यूज़ हैं वो क्या रखनी चाहिए, उसका क्या किरदार है। डाइट का हम जो है ख़ास तौर पे कह रहे होते हैं कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी जो हम देख रहे होते हैं कि इनफर्टिलिटी में इजाफा हो रहा है। तो इन सारी बातों में कौन कौन से फैक्टर्स शामिल हैं, कौन कौन से अवामिल शामिल हैं, इस पर बात करेंगे। एक्सपर्ट्स हमें बेहतर तरीके से आगाह करेंगे। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर मुसरत साहिबा मौजूद हैं, आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वेलकम टू द शो डॉक्टर मुसरत, और साथ साथ वजिया भी हमारे साथ शामिल है, गुफ्तगू होंगी, आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को ही। तो सबसे पहले डॉक्टर मुसरत, कंट्रीब्यूशन किन चीज़ों का है जो इनफर्टिलिटी, और फिर हमारे यहाँ रेट क्या है, क्या ये गुज़िश्ता सालों में बहुत बढ़ रहा है या ये सिर्फ वैसे ही था, अब बात इस बारे में ज़्यादा हो रही है? जी जैसा कि आपने कहा कि इनफर्टिलिटी के हवाले से आप ये पूछना चाहती हैं कि क्या ये रेट बढ़ रहा है जी, जी, जी। या नहीं बढ़ रहा, या क्या चीज़ें हैं। देखिए, एक बात होती है अवेयरनेस की। जी, बहुत सी चीज़ों की हमें पहले अवेयरनेस नहीं थी। हाँ। और अब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है, जिसमें बहुत सी सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है। मगर डेफिनेटली मैं ये ज़रूर कहूँगी, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है गुज़िश्ता 30 साल का, कि इनफर्टिलिटी अवेयरनेस की वजह से भी हम ज़्यादा देखते हैं, और नो डाउट अब रेट उसका बढ़ा है। अच्छा, गुज़िश्ता 20 साल में हम जो स्टैटिस्टिक्स है उसके लिहाज से अगर देखें तो उसका ज़रूर उसमें इजाफा हुआ है। इसमें अवेयरनेस बिल्कुल शामिल है, मगर एक बात लाइफ स्टाइल की भी है।
जो आज से 20 साल 15-20 साल 25 साल पहले हमारा लाइफ स्टाइल था, हमारी डाइट थी, हमारी रूटीन्स थी ज़िंदगी की, वो बहुत चेंज हुई हैं। हर 10 साल में तकरीबन एक चेंज आता है बहुत सी चीज़ों में। तो इस तरह इनफर्टिलिटी के हवाले से भी मैं कहूँगी कि लाइफ स्टाइल में जो एक चेंज आया है, जिससे बहुत से लोग जानते हैं, अवेयरनेस है, वाकिफ़ है, उससे इनफर्टिलिटी में इजाफा हुआ है। और अगर आप ये कहते हैं क्या रीज़न है इनफर्टिलिटी के बढ़ने का, तो रीज़न यही है कि हम बहुत सी अपनी ऑर्गेनिक चीज़ों को, अपनी नेचुरल चीज़ों को छोड़ बैठे हैं और आर्टिफिशियल चीज़ें और जो मेन मेड चीज़ें हैं उनके ऊपर ज़्यादा आ गए। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। हमारी चलना फिरना, हमारी जॉब असाइनमेंट बहुत चेंज हो गई है, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। प्लस अब लड़कियां और जो जिनकी एज के लिए अगर हम मवालिक से बात करें तो देखिए ख़वातीन की एज एक अल्लाह ताला ने बनाई है, जिससे ठीक है कि जिसमें फर्टिलिटी का हवाले से बहुत ज़्यादा रोल है एज का। तो अब थोड़ा करियर ओरिएंटेड ख़वातीन हो गई हैं, कुछ और चीज़ें शामिल हो गई हैं, तो इसकी वजह से भी लोग इस पे ध्यान ज़रा लेट देने लगे हैं। जो हम आम दिनों में देखते थे कि पहले तो अर्ली मैरिजेस होती थी, उसकी वजह से आप इतना इनफर्टिलिटी का इशू नहीं होता था। मगर अब आम ज़िंदगी में देखें तो एज लोगों की 22 साल 25 साल 26 साल तक तो अपना करियर ओरिएंटेड होती हैं। 28-30 में जाके कहीं जाके शादी की नौबत आती है, फिर और चीज़ें होती हैं। तो एज फैक्टर भी हमारा अब जो है उसने भी एक रोल प्ले अच्छा किया। इसमें एक बड़ों का कहना ये होता है, हम अपने घरों में भी बड़ों से, अपने अम्माओं से, अपनी नानियों से, अपनी जो है सासों से बातें सुनते हैं कि बेटा जल्दी शादी हो जाए और जल्दी जो है वो आप बच्चे पैदा हो जाएं तो वो बहुत अच्छा होता है। अगर आप अर्ली कंसीव नहीं करते हैं या आप कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ करते हैं तो फिर आपको जो है वो कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। तो इज़ दैट ट्रू? ऐसा कुछ है या एक नॉर्मल साइकिल है वो, जब आप लिखा है अल्लाह ताला ने या जिस तरह से वो एक साइंटिफिक प्रोसेस है वो होगा उस तरह से तो वही होगा, या इन सब बातों में कोई सदाकत है डॉक्टर साहिबा? देखिए बेटा, बहुत सदाकत इस तरह हम कह सकते हैं कि अर्ली मैरिजेस जो पहले होती थी, तो देखिए फर्टिलिटी की जो एक उम्र है ना औरत की, वो 35 से नीचे बेहतर है, स्पेशली 25-26 तक बहुत बेहतर है। जब आप 30 से ऊपर जाती हैं, कोई भी औरत हो किसी भी जगह की हो, और स्पेशली 35 को क्रॉस कर लेती हैं, तो नेचुरली आपकी फर्टिलिटी रेट कम होने लगता है। क्यों हमारे यहाँ ये वजह है? अगर मैं यूरोप पे नज़र डालूँ, आयरलैंड को देखूँ, स्टडी करूँ, आप अच्छे ममालिक की सिचुएशन देखें तो वहाँ पे तो 40-45 साल में भी जो है वो ख़वातीन बच्चे पैदा कर रही हैं। नहीं, बिल्कुल कर रही हैं, और पाकिस्तान में भी कर रही हैं। देखिए 40, 45 या 42 साल में बच्चे वो आमतौर से पैदा कर रही हैं जिनको बहुत ज़्यादा कोई इशू नहीं है। मगर एक आम औरत जो चाहे आयरलैंड की हो, चाहे पाकिस्तान की हो, चाहे इंडिया की हो, अगर वो 40 क्रॉस करके कोशिश करेगी कि कंसीव कर ले, उसको मुश्किल होगा एज़ कम्पेयर टू एक 25, 26, 27 साल की औरत को अगर आप कहते हैं कंसीव करने को। तो ये जो फिगर आप कह रही हैं ना 40 साल या 38 साल या 42 साल, ये वो औरतों के लिए सूट करी जो पहले से फर्टिलिटी की एज में है। मगर अगर किसी ने शादी नहीं की या फर्टिलिटी की उसमें गुजरी ही नहीं और वो फिर 40-42 में कोशिश करती है, तो उसके लिए डेफिनेटली मुश्किल है, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से से ताल्लुक़ रखे। सही। हमारे यहाँ वजह क्या कॉन्सेप्ट है? अभी मैं बहुत ज़्यादा ये बात सुन रही हूँ, आप इस बारे में बताइएगा भी, क्योंकि आप न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट हैं, कि सबसे ज़्यादा मैम ये बात सुनने में आ रही है कि जो हम खाना खा रहे हैं, मैम ने भी कहा कि ऑर्गेनिक फूड से हम बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं। तो जी हर चीज़ सिंथेटिक है, हमारे मसाले भी जो है वो प्रिजर्वेटिव्स के साथ हम यूज़, डब्बा का मसाला खोला और डाल दिया। फिर दूसरी चिकन का मैंने सुना है कि चिकन का बहुत ज़्यादा जो है वो ख़वातीन के लिए हार्मोनल चेंजेस उसकी वजह से हो रहे हैं। तो क्या वो भी लीड करती है टुवर्ड्स इनफर्टिलिटी या कोई ऐसा चीज़ नहीं है? सब मिथ्स हैं, बातें क्या है? चिकन का तो थोड़ा बहुत मिथ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुनने में आता है इसकी वजह से PCOS हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें सिंपल बात ये, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, अगर कोई चिकन खा रहे हैं तो वो पूरे हफ्ते ही चिकन खाए जा रहे हैं, मीट ही पे हैं, तो किसी भी चीज़ की ज़्यादती या कमी, दोनों चीज़ें मसले पैदा करती हैं। तो अगर आप एक लिमिटेड वे में, यानी कि हफ्ते में 2 दफ़ा आपने ले ली, तो उसका कोई ऐसा इतना बड़ा इशू नहीं है। लिमिट से ज़्यादा लेंगे तो पानी भी नुकसान दे देगा उसे। असल में मसला ये हो रहा है, बात ये हो रही है कि जी वो 20 दिन में जो है चूज़ा मुर्गी बन रहा है।
अब वो इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, स्टेरॉइड्स लगाए जा रहे हैं, चीज़ें उसको फीड ऐसी दी जा रही है, तो वो जाहिर सी बात है इनडायरेक्टली आपकी बॉडी में इंजेक्ट हो रही हैं चीज़ें। तो क्या उसका भी एक इफेक्ट आ रहा है वजह या नहीं है ऐसा कुछ? इस हमारे तो उसमें मैं इतना ज़्यादा इसका नहीं देखती, इसको बढ़ा बहुत ज़्यादा दिया, और जिस हमारे जो इसका कुकिंग प्रोसेस है उसमें जब एक लेवल पे आकर हीट हो जाती है तो बहुत से जर्म्स वैसे भी उसके ख़त्म हो जाते हैं, जिससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो इसका इतना बड़ा इशू नहीं है। मेन इशू जिस पे बात नहीं होती है वो है शुगर इंटेक। बहुत ज़्यादा शुगर इंटेक हो रहा है। उसके अलावा खासतौर पे जब मैं भी किसी को डाइट दे रही होती हूँ तो लड़कियाँ कहती हैं कि हम लोग ना आर्टिफिशियल स्वीटनर की तरफ चले जाते हैं। तो उनको यही चीज़ समझा रही होती हूँ कि आप फ्रूट खा लें, इससे बेहतर है कि आप आर्टिफिशियल स्वीटनर डाल के अपनी चाय में, और जो ये सोडा ड्रिंक्स भी लोग ले रहे होते हैं कि हम लोग उस वाली पे चले जाते हैं, डाइट डाइट पी लेंगे। तो उनको यही चीज़ समझा रही होती हूँ कि आर्टिफिशियल तो कोई किसी भी उसमें आप लें वो नुकसानदेह है आर्टिफिशियल, और ख़ास तौर पे जो डाइट वगैरह में उसमें आप आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पे जाते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, इसको भी बहुत ज़्यादा लोग ले रहे होते हैं। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा इंटेक मेन मसला है। सही, अगर आप ब्राउन की तरफ भी जा रहे हैं, अगर आप उसको ज़्यादा ले रहे हैं तो वो भी नुकसानदेह, क्योंकि आपने सुना होगा इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो होता है बॉडी में। उसको हम कंट्रोल ही तभी करेंगे जब हमने कार्ब्स को कंट्रोल करा होगा। आपको लो कार्ब पे जाना पड़ेगा इफ़ यू आर गोइंग थ्रू दीज। अच्छा, जो ये सारी बातें वजिया कर रही हैं, ये सब लीड करता है, शुगर इंटेक, कार्ब्स और ये सब चीज़ें लीड कर रही होती हैं टुवर्ड्स ओबेसिटी। और जब भी गायनोकोलॉजिस्ट के पास ख़वातीन कंप्लेंट लेकर जाती हैं तो सबसे पहले गायनोकोलॉजिस्ट से कहते हैं भाई अपना वज़न कम करें। तो ये वज़न का क्या कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स फर्टिलिटी, है कंसेप्शन से रिलेटेड या नहीं है हमारी? देखिए, वज़न का बहुत बड़ा रोल है हर चीज़ में, नॉट ओनली इन फर्टिलिटी, बल्कि आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी ज़िंदगी का बहुत रोल है, आपके अपने आज के दिन में और आने वाले दिनों में। अगर आप अपना वेट ज़्यादा रखेंगी या ज़्यादा हो रहा है तो इनफर्टिलिटी के अलावा भी बहुत से प्रॉब्लम हैं जो आपके साथ खड़े होते जाएंगे। इनफर्टिलिटी तो डेफिनेटली इसका है, ओबेसिटी मेजर रोल प्ले करती है। जब आप इसका अंदाज़ा से लगाइए कि आपकी जिस्म में जो हार्मोन्स बन रहे हैं, जो चीज़ें बन रही हैं, वो एक लिमिट तक काम करेगी। जब आपका एक्सेस वेट हो जाएगा तो वो चीज़ें उतना अच्छा काम नहीं करेंगी जितना उनको करना चाहिए। इसमें ख़ास तौर से जैसे कहा इन्होंने पीसीओ वगैरह का हवाला है, तो ये बहुत मेन रोल करता है कि अगर आप बहुत इंटेक लेंगी, एक्सेस फूड खाएंगी या आपकी वॉक वगैरह नहीं होगी और आप गेन करती जाएंगी तो आपका हार्मोनल बैलेंस ख़राब हो जाएगा। जब हार्मोनल बैलेंस आपका ख़राब होगा तो वो आपकी बॉडी पे फर्टिलिटी के हवाले से भी एक्ट करेगा। आपके एग्स, आपकी ओवरी जो अंडे बनाती है, इसको हम अंडेदानी कहते हैं, जी। वो उतना अच्छा काम नहीं करेगी जितना उसको करना चाहिए। सही। तो जब आपके एग्स अच्छे नहीं बनेंगे तो आपकी सारा साइकिल डिस्टर्ब होगा, साइकिल डिस्टर्ब होगा तो फिर आपकी फर्टिलिटी पे इफेक्ट पड़ना शुरू होगा। अच्छा, फर्टिलिटी से हवाले से जो है ना, हम खवातीन को तो बड़ा टारगेट कर रहे होते हैं और उनसे एक्सपेक्ट भी बहुत कुछ कर रहे होते हैं और फौरी तौर पे कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें मर्दों का जो है ना वो यकीनन बिल्कुल पैरेलली रोल है, उसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो उस हवाले से भी बात करेंगे कि दोनों का इलाज होना, दोनों को अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना, सब चीज़ें मेंटेन करना कितना ज़रूरी है, और मर्दों के लिए क्या होता है कि टेस्ट वगैरह भी कराए जा सकते हैं, क्या होता है, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। तो डॉक्टर साहिबा, हमारी एक सबसे बड़ा मसला ये है कि सारी जो कंधे पे जिम्मेदारी बच्चा पैदा करने की डाल देते हैं वो खातून के ऊपर डाल देते हैं। घर के मर्द के ऊपर और उसके इलाज, उसकी हेल्थ और उसके ऊपर कोई सवाल नहीं है। क्यों? और ये कितना ज़रूरी है कि दोनों पार्टनर्स को जो है वो डॉक्टर से कंसल्ट करना, दोनों पार्टनर्स का इलाज होना। अगर ज़्यादा लंबा हो रहा है तो कितनी अवेयरनेस की ज़रूरत है और क्या करना चाहिए? बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत ही अच्छी बात आपने की, क्योंकि हमारा जो माशरा है ना ये मेल डोमिनेटिंग है। हर वक्त खातून से पूछते रहेंगे जी बेबी कब हो रहा है? नहीं, बेबी कब हो रहा है और कोई खुशखबरी अभी मेरा ख्याल है शादी को 1 महीना हुआ नहीं होता है वो खुशखबरी। बल्कि आप शायद मजाक समझे इस बात को, मेरे पास तो ऐसी खवातीन भी आई जिनको अभी शादी को महीना भी नहीं हुआ होता, फिर तो वो कहते हैं कि जी चेकअप कराने ले चलें बेबी के लिए। मैंने कहा भाई चिड़िया का बच्चा तो पैदा नहीं कर रहे हो, इंसान का करोगे तो कुछ टाइम तो लगेगा। सही बात। और जो आपने ये मर्दों के हवाले से बात की, बहुत सही कहा आपने। देखिए, बेबी एक न्यू बॉर्न बेबी या एक बच्चा बनने के लिए 50-50 दोनों का रोल होता है, ऐसा ही है। चाहे माँ हो या बाप हो, दोनों ही उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। मगर चूँकि हमारा माशरा ऐसा है कि मर्द को तो बिल्कुल एक साइड पे खड़ा करके ऊंचा चढ़ा दिया जाता है और औरत को काबू में कर लिया जाता है,
तो मेरे पास भी 90% ख़वातीन जो आती हैं अक्सर अकेली आती हैं, अकेली से मुराद बगैर शौहर के आम तौर से, तो यही होता है कि जी इनफर्टिलिटी है। और जब हम इनफर्टिलिटी का इलाज शुरू करते हैं तो हम उनको ये कहते हैं कि देखिए आपके टेस्ट होंगे, इसके साथ आपके हस्बैंड का भी टेस्ट होगा, क्योंकि हम बच्चे के लिए आपका इलाज शुरू कर रहे हैं, किसी और चीज़ के लिए नहीं। तो अक्सर ये कहती है कि पहले आप हमारे तो करा लें, मतलब इतना उनके जहन में एक वो फिगर होता है कि जी हमको प्रॉब्लम हो सकती है। ये जवाब देती हैं ये नहीं आएंगे। हाँ, और अगर हम कहते हैं ये टेस्ट उनका होगा, देखिए वो तो अभी मसरूफ़ हैं, वो तो ये टेस्ट नहीं करा सकते, तो हम उनको समझाते हैं कि भाई कोई ईसा अलैहिस्सलाम तो पैदा नहीं हो रहे ना, आपको अपना टेस्ट करवाना पड़ेगा। आपको मैं इतनी मज़े की बात बताऊँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि मेरे पास एक आईनी थी, तो मैंने उनसे सारी बात कर ली। फिर मेरी एक फ्रेंड थी गायनेकोलॉजिस्ट, मैंने उसके पास भेजा और उन्होंने जब उनको टेस्ट किया तो शी सेड कि ये वर्जिन है लड़की। और उनके ससुराल ने पूरा उनके ऊपर ये डाला हुआ था कि इनके तो जो है 6-7 महीने हो गए, कुछ नहीं है। लिटरली आप देखें, हाँ वो एक अलग टॉपिक, बिल्कुल एक अलग ये सोशल और आप ये देखें, उसको भेजा गया और आप ये देखें जब उसने टेस्ट किया, मेरी फ्रेंड मुझे मैसेज करके भेजती है कि तुमने क्या पीस भेजे, मतलब ये क्या, उसे ये पता ही नहीं है बच्ची को बेचारी ये क्यों क्या लाइफ गुजारी है। देखें मतलब ये एक सोशल इशू है, बहुत कितना बड़ा मसला है, और हम इसको फेस करते और हैं, बेचारी मजबूर हो रही है, उसी का मसला है। इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल चीज़ एक अलग है। ये मैं रखूंगी किसी दिन इस पे टॉपिक रखूंगी। रखे अभी हम मैं तो टेस्ट ट्यूब बेबी के हवाले से भी चूँकि बात करते हैं हम लोग, तो कहा वजीहा ने ये बात की, तो बहुत ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो कहते हैं, जैसा कि आपने बाहर देखा होगा कि जी नहीं हमें एक बेबी चाहिए, IVF के थ्रू, टेस्ट ट्यूब बेबी के थ्रू आप हमारा बेबी कर दो, बाकी हमें सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं चाहिए, या जो भी उनका मसला मसाइल होता है उसको वो हल करते हैं। तो ये बिल्कुल एक नो डाउट बहुत एक बर्निंग टॉपिक है और ये हो रहा है। बिल्कुल ऐसे हम करेंगे। तो मर्दों को भी बगैर इलाज, जब इनफर्टिलिटी होती है तो मर्द का टेस्ट तो होना ही होना है, उसका तो हम करेंगे। टैबू क्यों बनाया हुआ है? शुगर का मसला हो रहा है, दिल की बीमारी हो रही है, तो भी तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, करवा रहे हैं, तो इसमें इतना मसला क्या है? अना का मसला बनाया हुआ है, अना ही का क्योंकि वो मर्द है ना, उनकी तो मर्दानगी है। देखिए मैं इसमें ना थोड़ा सा खवातीन को भी कहूँगी कि जो माएँ होती हैं, पहली तरबियत तो माँ की गोद में होती है ना, तो अगर आप अपने बच्चे को, अगर वो मेल बेबी है, अगर आप उसको तरबियत में ये बताएंगी कि आपका सोशल एस्पेक्ट्स में आपका क्या रोल है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपकी कैसी है, तो वो फिर उसको ज़िंदगी गुजारने में हेल्प मिलेगी। मगर हमारे यहाँ तो ये चीज़ें माओं की साइड से या फैमिली की साइड से इसमें बहुत शिकायत है कि वो उनको आगे नहीं आने देते। पहले वो औरत को लेके जाएंगे, बहू को या जो भी है, और मर्द को पीछे खड़ा कर देंगे। तो मैं ख़वातीन को भी कहूँगी कि उनको भी चाहिए कि उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखें दोनों के लिए, और जब वो लेकर आती हैं ऐसे इश्यूज़ तो मर्दों को या अपने बेटों को या भाइयों को भी साथ लेकर आएँ या उनको बताएं कि इसमें आपका भी हिस्सा है और आप भी उतने ही हिस्सेदार हैं इसके अंदर। और अगर कोई भी इस चीज़ को इशू को कर रहा है ना, तो मैं सबसे पहले कहूँगी अपने विटामिन डी टेस्ट दोनों करा लें, क्योंकि असल में कभी कभार ये मसला भी नहीं होता, ये डेफिशिएंसी की वजह से जो हमारे हार्मोन्स होते हैं ना, ख़वातीन के हार्मोन्स और मर्दों के रिप्रोडक्टिव जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इसमें इशू आ रहा होता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बहुत कम हो रहे होते हैं मर्दों में, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन लेवल्स का बहुत मसला हो रहा है अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी है। और वो तो हर किसी में आजकल जो है ना विटामिन डी आप देखें, इसको ज़रूर एक दफ़ा करा लें। अक्सर ये जब डेफिशिएंसी सही हो जाती है तो वैसे ही मसले हल भी होते हैं। स्मोकिंग का बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है, हम वो सारा कुछ नेगलेक्ट कर देते हैं। मर्दों का स्मोकिंग जब आप करते हैं तो वो कितनी जो है ना उसका इनफर्टिलिटी रेट इंक्रीज करने में स्मोकिंग का रेट और रेशो इज टॉप ऑफ द लिस्ट। अब जब आप उठाकर देखेंगे रीजंस, तो उन चीज़ों पे हम काम नहीं करते ना, हमारे मर्द जो है ना उस तरह से सोच रहे होते हैं। तो ये भी एक ब्रैकेट में, हाँ जी मैडम। बल्कि आपने स्मोकिंग का कहा, पान, गुटखा, छालिया, और ये जो ये मावा खा रहे हैं, ये जो खा रहे हैं ना, आप इससे इतना डैमेज है उनके स्पर्म्स को कि वो सोच नहीं सकते। मिसाल मैं आपको ये दूँ, देखिए जो पान, गुटखा, छालिया खाते हैं उनके दांतों का कलर देखिए आप, चेंज हो रहा होता है। तो मैं उनको ये कहती हूँ कि जब दांत की हड्डी इतनी मजबूत है, इसने अपना कलर चेंज कर दिया इसके खाने से, तो आप ये बताइए जब आपके बॉडी में जा रहा है तो जो स्पर्म आपका सबसे सेंसिटिव आपका सेल है उसको कितना डैमेज पहुंच रहा है। अच्छा मैडम, जाते जाते ये कि इनफर्टिलिटी का अगर कोई इलाज कराता है तो ये कितना लंबा प्रोसेस होता है? क्योंकि हमारी ये भी होता है कि एक दफ़ा विजिट किया, दूसरी दफ़ा विजिट किया, जी बच्चा पैदा नहीं हो रहा, फिर वही वाली बात कि लो कोई इलाज तो काम कर नहीं रहा।
तो कितना वक्त लगता है अपनी जो है वो फर्टिलिटी इंक्रीज करने में और कंसीव करने में किसी में, कि आप इलाज के प्रोसेस से गुजर रहे हो? तो देखिए ये दैट ऑल्सो डिपेंड के कॉज क्या है। अच्छा, अगर इनफर्टिलिटी की कॉज में कोई बीमारी है, कोई और चीज़ है, तो डेफिनेटली उसकी ट्रीटमेंट में टाइम लगेगा। सही। तो इनफर्टिलिटी के लिए मैं ये कहूँगी कि मैरिड कपल अगर 1 साल तक कंसीव नहीं कर रहा, आम मैरिड कपल जो, और वो चाहता भी है कंसीव करने, यानी कोई फैमिली प्लानिंग नहीं कर रहा, तो फिर उसको ज़रूर अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है। हाँ, अगर औरत की उम्र ज़्यादा है या उसको कोई बीमारी है, पेल्विक प्रॉब्लम का पता है उसको, तो उसको और पहले जाना चाहिए, ताकि जो चीज़ डायग्नोज हो जाए। अगर आपकी डायग्नोज हो गई कि आपका रीज़न क्या है, तो ट्रीटमेंट आसान है। फॉर एग्जाम्पल आज से ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, अब कितना टाइम लगता है इसको ट्रीट करने में भी, चाहे कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो? एक ब्रैकेट विंडो क्या है, 1 महीना, 1 साल? देखिए, ना हम 1 महीना कह सकते, ना हम 1 साल कह सकते, क्योंकि मैंने आपसे ये कहा कि रीज़न है। अच्छा, इनफर्टिलिटी का रीज़न क्या है? अगर रीज़न कोई ख़ास नहीं है, कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम है, तो जब 2, 3, 4 महीने में ट्रीटमेंट हो जाएगा। वो बहुत सी चीज़ें उसको समझ आ जाएंगी। हम उनको वो टाइम बता देते हैं जिसमें आपके एग्स बन रहे होते हैं, क्या, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हस्बैंड जो है वो उन दिनों में करीब नहीं होते जिन दिनों में आपका एग बन रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें भी आपको बताने से आपका मसला बहुत जल्दी हल हो सकता है। हाँ, अगर आपकी बीमारी पता लगे कॉज, तो फिर उसका ट्रीटमेंट हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही। और अब तो चीज़ें बहुत आसान है, जैसे मैडम ने भी कहा कि आपके पास मुख्तलिफ एप्लीकेशंस मौजूद हैं जिनके ऊपर आप इन सब चीज़ों को ट्रैक भी कर सकते हैं, अपना ट्रैक रिकॉर्ड रख सकते हैं। उससे भी चीज़ें बहुत आसान और स्ट्रीमलाइन हो जाती है। वक्त खत्म हो गया और बात इस पर करना चाहते थे, लेकिन फिर कभी इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर कमिंग इन द शो। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।